हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। बहुत रौनक थी उसके दम कदम से शहर जामे, वही रौनक हम उसके बाद रखना चाहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आदाब। याद रफ्तगां के साथ मैं हूँ अंबरी हसीब अंबर। आज हम जिस शख्सियत को याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, वो शख्सियत उर्दू दुनिया की एक बहुत अहम, नामवर, बुलंद क़ामत शख्सियत, दानिश्वर, आलिम, मौल्लिम, नक़ाद, ड्रामा निगार, मुतरजिम, शायर, हमा जहद शख्सियत जनाब शमीम हनफ़ी। शमीम हनफ़ी साहब से हम सब का ताल्लुक़ बड़ा गहरा और बड़ी मोहब्बत का था, इसलिए कि उनकी शख्सियत निहायत शफ़ीक़ थी। उन्होंने उर्दू अदब में जो काम किया है वो भी यकीनन हमेशा याद रखे जाने वाला काम है, चाहे वो काम तनकीद में हो या शायरी में हो या ड्रामे में हो। हर तरह उन्होंने उर्दू अदब के दामन को सरवतमंद किया है। शमीम हनफ़ी साहब पाकिस्तान में भी उतने ही मकबूल और उतने ही चाहे जाते थे जितने दीगर ममालिक में। शमीम हनफ़ी साहब आर्ट्स काउंसिल कराची की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसों का लाजमी हिस्सा रहे, और ये हम सब की खुशकिस्मती है कि इन कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए हम शमीम हनफ़ी साहब और उन जैसी बहुत सी नाबग़ रोज़गार शख्सियात से बार बार मिल सके। वरना सच पूछिए तो ऐसी शख्सियात की किताबों से, उनके ख़यालात से इस्तिफ़ादा करने का मौका तो मिलता है, लेकिन उनसे बार बार मुलाकात का शरफ़ कहाँ हासिल हो पाता है। ये हम सब की खुशकिस्मती है, और इसके लिए हम सब शुक्रगुज़ार हैं आर्ट्स काउंसिल कराची के कि उन्होंने शमीम हनफ़ी साहब से हम लोगों को बार बार मिलने का मौका दिया। आज इस प्रोग्राम में उर्दू दुनिया की बहुत अहम और मुमताज़ शख्सियात उनको ख़िराज तहसीन पेश करेंगी। इन तमाम शख्सियात के कई हवाले हैं, बड़ा तवील तारुफ़ है, लेकिन सच पूछिए तो आज हम सब का सिर्फ़ एक तारुफ़ है कि हम यहाँ शमीम हनफ़ी साहब के सोगवारों में हैं, गमगुसारों में हैं। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। तो बस आज हम सब शमीम हनफ़ी साहब के नाम पर यहाँ जमा हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुबीन मिर्ज़ा साहब। आप सब इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। मिर्ज़ा साहब का शमीम हनफ़ी साहब से बहुत क़ुर्बत का, बहुत मोहब्बत और शफ़क़त का ताल्लुक़ रहा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुबीन मिर्ज़ा साहब। शुक्रिया। इसके अलावा जो शख्सियात हमारे साथ ऑनलाइन यहाँ मौजूद हैं, वो भी तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने शमीम हनफ़ी साहब के साथ बड़ा तवील वक्त गुजारा, उनकी सोहबतों से फ़ैज़ हासिल किया, उनसे गुफ्तगू रही, उनकी तहरीरों पर बात होती रही। इन शख्सियात में हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे असगर नदीम सैयद साहब, इंडिया से खालिद जावेद साहब, पाकिस्तान से नासिर अब्बास नैयर साहब और रंजीत सिंह चौहान साहब इंडिया से। शमीम हनफ़ी साहब गंगा जमनी तहज़ीब के नुमाइंदा थे, और यही सबब है कि उनकी शोहरत, उनकी मोहब्बत किसी एक सरहद, किसी एक ज़बान तक महदूद नहीं थी। रंजीत सिंह चौहान साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है शमीम हनफ़ी साहब से। वो उनके साथ पाकिस्तान के सफ़र में भी साथ होते थे, और फिर जब अलालत के दिन थे तो उस वक्त भी रंजीत सिंह साहब उनके साथ थे, बावजूद इसके कि उस वक्त वो ख़ुद भी कोरोना का शिकार थे। तो हम सबसे पहले चाहेंगे रंजीत सिंह चौहान साहब से बात करना कि वो शमीम हनफ़ी साहब को किस तरह याद करते हैं और उनके जाने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। रंजीत सिंह चौहान साहब, इंडिया, दिल्ली से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर ये साहिबा। खालिद साहब, आपकी आवाज जो है आ रही है। आदाब डॉक्टर साहिबा। अफजल साहब, बहुत अरसे के बाद देखा, बहुत बहुत आदाब। नासिर अब्बास नैयर साहब, आदाब। मुबीन मिर्जा साहब। अ, एक ये भी एक वक्त आ गया कि जब हमें कहना पड़ रहा है कि शमीम साहब हमारे दरमियान नहीं है अभी। और ये जो वक्त गुजरा डॉक्टर साहिबा, ये बहुत ही खौफनाक मंजर था जो है। अभी कल ही हमने एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनी कि जो है वो मशहूर असर साहब भी नहीं रहे। पिछले जब हम जो 2019 में गालिबन जब हम आखिरी दफे हमारी मुलाकात हुई थी अशर साहब से, यहाँ यही पाकिस्तान में ही आर्ट काउंसिल के ही प्रोग्राम में, तो शमीम साहब का जाना हम लोगों के लिए एक पर्सनल लॉस की तरह है डॉक्टर साहिबा। आप अफजल साहब हैं, खालिद भाई हैं, जब हिंदुस्तान आप सभी आते थे तो जश्न अदब में और बाकी दीगर महफिलों में जो है बहुत उनकी वजह से रौनकें रहती। बिल्कुल। और न सिर्फ इस हवाले से कि वो इंसान, तो खैर आप लोग बात वो करेंगे, लेकिन जब आखिरी वक्त मलाल ये रहा डॉक्टर साहिबा कि हम किसी ये थोड़ी सी पर्सनल गुफ्तगू हो जाएगी। पिछले जश्न अदब जो हमारा हुआ था वो 26 to 28 मार्च हुआ था, और जिसमें कोरोना बिल्कुल यहाँ दस्तक दे रहा था, जो दूसरी वेव थी दिल्ली में। और उस वक्त ये खालिद साहब तो खैर इसके शाहिद हैं, गवाह हैं कि उस वक्त वो उनको आना था और डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं आ पाएंगे। और मेरी उनसे इस बात पर एक नाराजगी भी हुई कि मैं अब शमीम साहब, और वो बोझ जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया उतारना उसके बाद। क्योंकि उसके बाद उन्होंने 2-1 दफे मुझे फोन किया, मैंने फोन पिक नहीं किया उनका। और मतलब सिर्फ ऐसे कि जैसे बच्चे नाराज हो जाते हैं उसी तरह कि आप क्यों नहीं आए। और फिर अचानक एक मतलब वहां से पता चला कि वो कोरोना में है, और सब जाहिर है उनकी तबीयत सुधर रही थी, तो हमने भी सोचा कि अब जाकर किसी दिन उनसे मुलाकात करेंगे। मैं भी उस वक्त कोरोना के ही जो है मैं भी आ चुका था कोरोना की चपेट में। तो बहरहाल जब तक मुझे पता चलता, मैं इस हालत में होता कि मैं कुछ कर सकता, तब तक ये हुआ कि अब वो वेंटिलेटर पे चले जा चुके थे। तो मेरी उनसे, सबा आंटी से तो मेरी गुफ्तगू होती रही, लेकिन उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। और वो जो है वो दर्द, वो बोझ जो है वो बहुत मुश्किल होता है अभी तक। क्योंकि जिस तरह की हम वो सफर, ये खालिद भाई हैं यहाँ पर, वो मुझे एक कंपेनियन के तौर पर, हम दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे सफर के दौरान एक दूसरे को। और वो बहुत ईज रहता था उनके साथ कि भाई रंजी तुम चलोगे तो तभी हम चलेंगे, नहीं तो फिर हम मना कर देते हैं, बाकी हमारी तो हालत। तो पिछली दफे तो ये हालात भी नहीं थे कि हम लोग आ सकते थे, लेकिन उनकी जिद थी कि नहीं हमें जाना है। और ये देखिए कि वो आखिरी सफर हो गया कोरोना से ठीक पहले का, जो 2019 का जो शायद 12वीं कॉन्फ्रेंस थी आर्ट काउंसिल की। तो वो बहुत मुश्किल दौर था। और उसके बाद बहरहाल तो उस सफर में भी उन्होंने कहा कि जब हमने वाघा क्रॉस किया और हम बाहर गए, तो जब उधर उस तरफ आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है रंजीत कि ये मेरा आखिरी सफर है, अब चलते चलते ऐसे ही कुछ तो बातें करनी ही थी। मेरा आखिरी सफर, इसके बाद तो मेरा आना नहीं होगा। उन्हें आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, जब इसमें आ गए तो आगे भी आप अभी आइंदा भी आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हकीकत कभी कभी हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये हमारी गुफ्तगू हो रही थी जब हम वाघा से लाहौर की तरफ जा रहे थे। और उस दौरान वो एक पैच आता है जिसमें हमको वहां से इमिग्रेशन तक जो है पैदल जाना होता है। तो उस दौरान हम गुफ्तगू करते हुए जा रहे थे, और यही वो कहते हुए कि मुझे लगता है कि अब नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहले, वो अशोक वाजपेयी साहब हमारे हिंदी के पोएट हैं, और भी लोग जो है साथ में गए थे। तो इस तरह से वो उसका जिक्र करते रहे कि हम उस एक दफे इसके पहले और आए थे, और वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद भी हमें चलना चाहिए। बहरहाल हमारे पास वक्त नहीं था, जियाउल हसन साहब वहाँ थे और वो उनको लेके चले गए।
शकील जाजिब साहब हमारे दोस्त थे, वो हमको वहां से उन्होंने हमारा मतलब बहुत ही क्विकली सारी चीजें उन्होंने मुकम्मल कराई, जो भी फॉर्मेलिटीज थी, और हम चले आगे गए। वहां से आप यकीन करें 3 दिन हमारी उनकी मुलाकात लाहौर में नहीं हुई। हम एयरक्राफ्ट में मिले, लाहौर से कराची गए, और कराची में दोस्तों से वो पूछ रहे थे कि भाई हम अपने दोस्तों के साथ हो गए। मुझे मालूम था कि वहां जाने के बाद वो बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो किसी से पूछ रहे थे, शायद मुझे लगता है शायद रसाम साहब थे, और किसी और से उन्होंने जिक्र किया कि भाई किसी ने रंजीत को देखा, 3-4 दिन हो गए कराची आए हुए, अभी तक वो मुझे मिले नहीं है। तो उन्होंने कहा कि शमीम साहब वो अपने दोस्तों के साथ है, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, फिर जाते वक्त में मुलाकात हो ही जाएगी। और उसके बाद तो फिर बहरहाल हिंदुस्तान की ये है कि गुफ्तगू तो हमारी जो है होती रहती थी। देखिए पर्सनल तौर पे बाकी बातें उनके 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 काम पे, उनके जो है स्ट्रेचर पे बातें करने के लिए तो पूरी रात गुजर जाएगी, बहुत वक्त में। ये अफजल साहब हैं हमारे, जब वो हिंदुस्तान आए थे पिछली दफे तकरीबन 2015 में 16 में, तो उधर नीरज साहब, शमीम हनफी साहब और बेकल साहब, कितने लोग जो है वो थी। और वो न सिर्फ महफिलों की रौनक हुआ करते थे, बल्कि इतनी संजीदगी जिस तरह से वो किसी भी पैनल डिस्कशन के दौरान जो होती है उनकी, जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता था, वो तो खैर है। मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जब ये दौर था इसका कोविड का, और जिस वक्त जो है उनकी तबीयत बिगड़ने लगी जी, तो गजाला बाजी ने कहा कि रंजीत क्या जो है इनको कोविड तो है नहीं, ऐसा ये है। तो मैंने कहा कोविड तो नहीं हो सकता, आपको विदाउट कोविड हॉस्पिटल मिलना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनको कोविड से ही ये है। तो मुझे जो है आखिरी उसमें जो है मुझे जितना पता चला, उन्होंने बताया कि कामना प्रसाद जी का मेरे पास फोन आया, और उन्होंने मुझसे कहा कि रंजीत अगर ये ठीक हो गए किसी तरह से, तो जो हम लोगों ने एफर्ट्स किए हैं वो जाया नहीं होंगे। वो बहुत, लेकिन हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जाने के बाद उनको वहाँ तो कुछ दिक्कतें हुई, उसके बाद उनको फिर वापस ले आया गया, वो रुके ही नहीं हॉस्पिटल में। और फिर दूसरी दफे जब गए तो उसके बाद फिर तो खैर आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ। तो ये एक लॉस था। बिस्तर जो है डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी बातें की जानी चाहिए, लेकिन एक वो बोझ जो मुझे आज अभी तक जो है वो परेशान करता है कि आखिर जब वो वक्त आया जब उनका फोन ना उठा पाना, मुझे मतलब एक ऐसा नहीं है मेरी उनसे मैं हर बात कभी कभी उनसे नाराज हो जाया करता। नाराजगी क्या थी, बस वही तुरंत निकाली कि भाई आप जो है आपने क्यों ना, आपको आना चाहिए था, हमने सब कुछ ये कर दिया। तो हम जिद भी करते थे, उनसे लड़ भी लेते थे, उनको वो भी कर देते थे, और इस बात को बुरा नहीं मानते थे कि हल्की सी बहुत कम मुस्कुराते थे वो किसी बात पर, लेकिन वो मुस्कुराहट जो आज तक वो दिलों पर है हम सबके, बस वही वो मुस्कुराहट ही बची हुई है। बाकी तबस्सुम आखिर, बाकी तो अब कुछ कहने के लिए क्या है। बाकी खालिद जावेद साहब और अफसर साहब, मुबीन मिर्जा साहब, नासिर अब्बास मिर्जा साहब, ये सब तो मुलाकात वहाँ होती रहती सबसे। और आखिर में जब मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए थे लाहौर से, लाहौर मशहूर अशर साहब भी उसमें थे, तो उन्होंने निकलते वक्त जो है, जिया साहब अगर सुन रहे होंगे इस गुफ्तगू को, तो जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा जिया साहब हम चलते हैं, जब एयरपोर्ट वाघा बॉर्डर की तरफ जाते हैं, तो मशहूर साहब ने कहा कि अगले कॉन्फ्रेंस में हो सकता है मुलाकात। तो वो जैसे खींच करके लफ्जों को कहते थे कि अब अगला कहाँ, अब मशहूर साहब पता नहीं क्या हो, अगली दफे अब नहीं कहा जा सकता। तो जिया साहब ने टोका भी उन्हें कि अब ऐसा ना कहें, अभी तो हम लोगों को मिलना भी है, फिर से अभी मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब देखते हैं, खैर पता नहीं वो मायूसी क्या, उन्होंने क्या उनको ऐसा लगा, और उसके बाद से आज रंजीत सिंह साहब, आपका एक बहुत बड़ा काम ये रहा कि जिन दिनों शमीम हनफी साहब की अलालत की खबर आ गई और हम सब दुआ गो थे और परेशान भी थे,
तो शमीम हनफी साहब की सेहत के बारे में ये पाकिस्तान में उनके तमाम अहबाब को अपडेट करते रहे मुसलसल, और हम सब की परेशानी में ये बहुत बड़ा सहारा थे कि हम लोग इनसे अपडेट लेते रहे कि अब शमीम हनफी साहब की क्या सूरत हाल है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। ज़ाहिर हम सब दुआ कर रहे थे, लेकिन बस कहिए कि कोरोना जो बहुत बड़े नुकसानात कर गया हमारे, उनमें से एक बड़ा नुकसान ये है कि शमीम हनफी साहब को हमसे ले गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया रंजीत सिंह साहब कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए। शमीम हनफी साहब पर हम भी कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, इसलिए कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि शमीम साहब की शफ़क़त हमें हासिल हुई। वो जब भी पाकिस्तान आते ज़रूर उनसे मुलाकात होती, उनसे बातें होती, और सच बात यह है कि उन्होंने हमें हमेशा जो मशवरे दिए वो हमारे बहुत काम आए। मसलन जिस ज़माने में हम पीएचडी कर रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं काफ़ी अरसे से आता हूँ और पूछता हूँ कि आप क्या कर रही हैं, तो आप बताती हैं कि पीएचडी कर रही हूँ, तो आखिर आप थीसिस जमा क्यों नहीं करा देती? तो हमने बताया कि हनफी साहब हम मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि अभी मज़ीद काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें, मुतमईन तो आप कभी भी नहीं होंगी, लेकिन आप पीएचडी को ज़िंदगी का मकसद या हासिल मत समझ लीजिए। पीएचडी तो सिर्फ़ एक एंट्री कार्ड है जो आपको तहकीक की दुनिया में दाखिल होने का इजाज़तनामा समझिए कि मिलता है। असल काम तो आपको उसके बाद शुरू करना है। तो आप जितना आपने काम कर लिया है, मुकम्मल हो चुका है, तो उसको जमा करा दीजिए, उसको मज़ीद संवारने की कोशिश ना कीजिए। ज़िंदगी पड़ी है, आगे और काम कीजिएगा और उससे संवारती रहिएगा। फिर इसी तरह, और हमने उनके मशवरे पर अमल भी किया। फिर वो मकाला जो है वो किताबी शक्ल में आना था, और डॉक्टर फातिमा हसन हमसे बार बार इसरार कर रही थी कि अंजुमन के लिए वो दे दिया जाए मुसव्विदा, और हम दे नहीं पा रहे थे। तो हनफी साहब ने कहा कि आपका मकाला छपा। हमने कहा नहीं, इस तरह छपना है, लेकिन हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हनफी साहब ने कहा कि गोया आप उसे किताब बनाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा मशवरा यह है कि मकाले को मकाला रहने दीजिए, उसको किताब मत बनाइए, क्योंकि आपने जिस तरह सोच कर और समझ कर लिखा है वही उसकी खूबसूरती है। तो आप मकाले को मकाले की शक्ल में शाया करने के लिए दे दीजिए। और हमने वो दे दिया, और वाकई उनका मशवरा बहुत हमारे काम आया। वो किताब बहुत पसंद की गई है, 1 साल में 2 अवार्ड मिले। इससे ज़ाहिर होता है कि शमीम हनफी साहब बहुत ज़हीन शख्सियत थे। उनकी शख्सियत की जो सबसे बड़ी चीज़ हमें पसंद आती थी वो उनकी बेनियाज़ी है, और वो उनकी सबसे नुमायाँ खुसूसियत भी थी। और हमारा ईमान है कि तख्लीक कार की बेनियाज़ी ही उसे निडर बनाती है। तो उनके अंदर बड़ी बेखौफी थी। देखने में बज़ाहिर बड़ी मलाहत और बड़ी नरमी से बात करते थे, लेकिन बात हमेशा दो टोक करते थे और अपनी बात को ओन करते थे, अपनी चीज़ों को ओन करते थे। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा मैंने इंटरप्ट किया, क्योंकि वो जो फॉलो करने का, जैसे आप कह रहे हैं कि आप उनके बारे में जैसा बता रहे हैं, वो अगर आप कोई बात उन्हें बता रही थी, उसके बाद वो आपका काम है या उनका काम है, ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट था। वो खुद आपसे फॉलो करते रहते थे कि भाई आप कहाँ तक पहुंचे। वो जिद करके आपके पीछे पड़ जाते थे कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए, अभी आपने क्यों नहीं किया। ये था। और जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता था, तब तक आपका फोन भी आप बहुत हल्के से उठाते थे कि नहीं, शमीम साहब का फोन आ रहा है, मुझे अभी क्या बताना है। सही, तो ये तो है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो उनके यहाँ वो जो बेखौफी है वो हमें उनके काम में भी नज़र आती है कि उन्हें जो कुछ लिखना होता है वो लिखते हैं। फिर उनके यहाँ हमने एक जो सबसे बड़ी खूबी हमें महसूस होती थी उसी बेनियाजी की वजह से, कि उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, कोई बिला वजह का इनकिसार भी नहीं था, और कोई तफाखुर भी महसूस नहीं होता था, बल्कि वो हर बात बहुत आराम से करते थे। अपने बारे में भी मसलन उन्होंने बड़े आराम से कहा कि आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लोगों में रहना पसंद नहीं है, मैं फितरी तौर पे झेंपू आदमी हूँ। तो बहुत आराम से वो ये बातें करते थे। इसी तरह अफसाने के लिए उन्होंने कहा कि अफसाना मैं पहले लिखता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे अच्छे अफसाने लिखे जा रहे हैं और मैं कोई ख़ास काम नहीं कर पाऊँगा इस मैदान में, तो मैंने अफसाना लिखना छोड़ दिया। तो उनकी इस तरह की बातें ये जाहिर करती थीं कि उनको अपने काम पर, अपने ऊपर बड़ा एतमाद था। फिर एक बड़ी हैरान कुन बात उन्होंने हमसे की, जो हमने फिर गौर किया तो उनकी तहरीरों में भी थी, कि वो कहते थे कि हम ख्याल लोगों में रहना क्या ज़िंदगी है,
आप कब तक एक ही बात कहते रहेंगे और दूसरा हाँ में हाँ मिलाता रहेगा? बात तो वहीं बनती है जहाँ इख्तिलाफ होता है, बात करने का नया जाविया निकलता है, सोचने का कोई नया रुख सामने आता है। तो ये एक नक़ाद के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने उनसे बहुत तवील इंटरव्यूज़ भी किए, हमें मौका मिला उनका कई बार इंटरव्यू करने का। उसमें भी हमने ये कहा कि आमतौर पर हम ऐसी सूरत हाल नहीं देखते हैं, और चाहे तख्लीक़कार हो चाहे नक़ाद हो, उसको यही लगता है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ लिखा जा रहा है तो दरअसल ये उसकी मुखालफत की जा रही है और उसकी बेइज्जती हो रही है, तज़हीक हो रही है। लेकिन शमीम हनफी साहब इस चीज़ को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने बहुत आराम से कहा कि बल्कि मैं तो जब अपनी तहरीरें पढ़ता हूँ तो मुझे खुद हंसी आ जाती है कि मैंने इतनी अहमकाना बात लिखी क्यों थी। लेकिन सच ये है कि मैं उन्हें ओन करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि ये बातें मेरे दिल में, मेरे दिमाग में थी, मैंने लिखी। अब दूसरों को कैसी लगी वो उसके बारे में अपनी राय देते रहेंगे। ड्रामे के बारे में हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे कि ड्रामे के लिए वो बहुत संजीदा थे और बहुत परेशान भी थे। उनको इस बात का बड़ा अफसोस था कि उर्दू वालों ने ड्रामे को उस तरह रिवायत नहीं दी जिस तरह दी जानी चाहिए, और उसका सबब उनके ख्याल में स्टेज ना होना था। और वो कहते थे कि अगर स्टेज होता तो फिर यहाँ पर ड्रामा हो सकता था, और हबीब तनवीर को उस तरह हम लोगों ने नहीं देखा जिस तरह के उन्होंने ड्रामे लिखे। खुद शमीम हनफी साहब ने बहुत सारे ड्रामे लिखे, हिंदी में भी लिखे, उर्दू में भी लिखे, और फारसी ड्रामों का भी उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। उनकी एक बड़ी मुतवाज़न शख्सियत थी और उसका एक सबब ज़ाहिर है यही था कि उनको एजाज़ हुसैन साहब और एहतिशाम हुसैन साहब, आले अहमद सुरूर साहब, फ़िराक गोरखपुरी साहब जैसे असतिज़ा की सोहबत उठाने का मौका मिला। तो उनकी शख्सियत में एक इस कदर लचक थी कि अभी जश्न उर्दू के हम प्रोग्राम करते थे, उसमें भी उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि आप तो तरक्की पसंद नहीं हैं, आप तो जदीदियत पसंद हैं। तो उन्होंने कहा आपसे किसने कहा कि मैं तरक्की पसंद नहीं हूँ। तो यानी वो नज़रिया परस्त भी नहीं थे और किसी नज़रिए की क़ैद को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनकी शख्सियत में, उनके रवैये में बड़ी लचक थी। और हमें लगता है कि अगर हम उनको याद करना चाहते हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा तरीक़ा यही है कि हम अपने अंदर वही वुसअत नज़र पैदा करें, अपने दिलों में वो वुसअत पैदा करें कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे को सुन सकें और एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकें। शमीम हनफी साहब की आला ज़रफ़ी का एक वाक़या हम आपको बताते चलें कि हम अपने रिसाले असालीब के लिए उनका इंटरव्यू करने गए, और वो इंटरव्यू बड़ा तवील था, और इस वाक़े के गवाह मुबीन मिर्ज़ा साहब भी हैं और आसिफ फ़र्रुखी मरहूम भी थे कि वो बड़ा तवील इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, लेकिन किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। और हम इस कदर परेशान हो गए कि अब उनको कैसे ये बताया जाए कि वो 2 घंटे जो इंटरव्यू देते रहे हैं उसमें से एक लफ्ज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और हम इस कदर परेशान थे। और जब हम लोग रुखसत होने लगे तो एक चीज़ काम आ गई कि वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से हम लोगों को छोड़ने के लिए नीचे तक आए, जबकि हम उनको मना भी करते रहे कि आप तशरीफ़ रखिए, हम चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साथ जाना चाहूँगा। और उन्होंने कहा लिफ्ट में इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे साइंस की ईजादात पर कोई ख़ास भरोसा नहीं है। तो हमने कहा कि जी वो साइंस की ईजाद ने हमें भी धोखा दे दिया और आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हो सका। उन्होंने कोई लफ्ज़ कहे बगैर हमसे कहा कि कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए इंटरव्यू। तो इतनी शफीक शख्सियत और इतनी खूबसूरत शख्सियत अब हमारे दरमियान में नहीं है। इसी तरह हमें आखिरी दिनों में एक उनसे वीडियो मैसेज चाहिए था, और हमने उनसे कहा, और वो हमेशा हमारी बात का मान रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे गिरने से चोट लग गई और मेरा चेहरा इस काबिल नहीं है कि वो वीडियो पर आ सके। तो उन्होंने उस हालत में भी, जबकि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, उन्होंने ऑडियो में वो मैसेज करके हमें दे दिया। तो शमीम हनफी साहब जैसी शख्सियत हमें नहीं लगता कि अब ऐसे सांचे मौजूद हैं बीबी, और ऐसी शख्सियात मज़ीद मौजूद हैं। बहुत कम इक्का दुक्का शख्सियात अब हमारे दरमियान रह गई हैं, लेकिन शमीम हनफी साहब की शख्सियत, उनका काम, खुसूसन उन्होंने ड्रामे में जो काम किया है, मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी को जिस तरह हमारे सामने पेश किया है, वो ज़िंदा रहने वाली चीज़ें हैं। उनकी तनकीद ऐसी है कि आम आदमी भी पढ़ता है तो उसको वो तनकीद समझ भी आती है, और वो उसे अपने साथ महसूस करता है कि वो फ़न पारे के बारे में बात कर रहे हैं या समाजी रवैयों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वो कुछ बातें थी शमीम हनफी साहब के बारे में जो ख़ुद हम चाहते थे आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि बड़े लोगों की बातें भी अमानत होती हैं जो ज़रूर दूसरों तक पहुँचनी चाहिए। अब इसके बाद हम इस प्रोग्राम में लाहौर से डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर को शामिल करेंगे। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शमीम हनफी साहब से इनकी मुलाकातें रहीं। अभी कोरोना के ज़माने में भी हमने देखा कि नासिर साहब ने उनका इंटरव्यू भी किया। नासिर अब्बास नैयर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे शमीम हनफी साहब के बारे में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्बरीन साहबा और जनाब असगरुद्दीन सैयद साहब, जनाब रंजीत चौहान साहब, खालिद जवेद साहब, मुबीन मिर्जा साहब और जो बाकी ख़वातीन हज़रात देख रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस ताज़ियती रेफरेंस में गुफ्तगू की दावत दी। और मैं समझता हूँ कि शमीम मनफी साहब को आर्ट्स काउंसिल की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम किया जाना चाहिए था। और एक कर्ज भी था आर्ट्स काउंसिल पर कि जब से उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो शमीम मनफी साहब बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला रहे थे। और इस कॉन्फ्रेंस में जो मुमताज़ तरीन शख्सियात शामिल होती रहीं उनमें शमीम साहब थे। और मेरा ख्याल है, मुझे तो कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस याद नहीं है जिसमें शमीम साहब ना आए हों और उन्होंने कलीदी खुतबा पेश ना किया हो। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस में ने जितना भी उर्दू अदब पर असर डाला या कोई नई तहरीक पैदा की, तो उसमें बहरहाल जिस तरह इंतजार साहब का हिस्सा था वो भी चले गए, मसूद अजहर साहब आज रुखसत हो गए, उनका भी हिस्सा था, इस तरह शमीम मनफी साहब का भी एक बहुत अहम हिस्सा था। तो इसलिए याद किया जाना चाहिए था और ये खुशी की बात है कि आज ये याद किया जा रहा है और हम सब जमा हैं। शमीम साहब की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं और मैं ज़ाहिर है या हम में से कोई भी उन तमाम पहलुओं पर कोई गुफ्तगू मुफस्सल गुफ्तगू नहीं कर सकता, ना उसकी इजाज़त ये प्रोग्राम का फॉर्मेट देता है। उन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी, एक भरपूर ज़िंदगी बसर की। तो एक तो उनकी कंट्रीब्यूशन किताबों की शक्ल में थी जो बहुत फैली हुई है, जो तनकीद की किताबें हैं, तराजुम बहुत अहम किया उन्होंने। जी इसके अलावा बच्चों का अदब लिखा और कितने एक रिसाला जामिया वो मुरतब करते रहे। और फिर ड्रामे जिनकी तरफ आपने इशारा किया वो लिखे, ड्रामे लिखे और फिर शायरी की किताब दी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो गुफ्तगुएं की हैं उनकी भी बेहद अहमियत है। तो हर अदीब मेरा ख्याल है उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है दोनों को सामने रखना चाहिए कि वो जो कुछ लिखता है और जो गुफ्तगू करता है वो गुफ्तगू भी और ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुआशरे जो जिनका एक बड़ा बैकग्राउंड ओरल है, उसका ट्रेडिशन का है, तो उसमें गुफ्तगुओं का ज़्यादा एक असर होता है। बल्कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर जो कामयाब होती हैं कॉन्फ्रेंसें या फेस्टिवल्स कामयाब होते हैं तो उनके पीछे एक जो तारीखी वजह है वो ओरल ट्रेडिशन का भी है। तो लिहाजा शमीम साहब न सिर्फ तहरीर में एक वो खास एक असलूब रखते थे, खास तरह के ख्यालात रखते थे, बल्कि उनकी जो गुफ्तगू में थी वो भी बहुत अहम होती थी। जिस तरह आपने बेशक अमरीन साहबा ने कहा और रंजीत चौहान साहब ने भी कहा कि वो बहुत धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते थे, लेकिन उनका जो धीमा लहजा था उसमें बहुत ज्यादा एतमाद था। और वो एतमाद जो था वो अदब के खास विजन का दिया हुआ था, उनके पास अदब का खास तस्वुर था। आपने कहा कि वो उन्होंने तरक्की पसंद और जदीदियत, जी बात ठीक है कि आखिरी दिनों में वो इन दोनों से बिल्कुल एक अलग हो गए थे और उसकी बुनियादी वजह यानी उससे मावरा हो गए थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो तहरीकें जो थी वो अपने अंजाम को पहुंच गई थी बड़ी हद तक। और उसके बाद कम अज कम पिछले 25-30 साल में जो उर्दू अदब है वो पहले की तरह नहीं रहा और उसमें जो नजरियात की एक जमाने में आइडियालॉजी की जंग रही थी और जी जो खासतौर पर हिस्सा थी कोल्ड वार का, ना कोल्ड वार रही और ना उसके साथ जो नजरियाती जंगें थी वो बाकी रहीं। उसके बाद एक बिल्कुल ज़माना और तरह का आ गया। तो इसलिए भी वो ये कहना मुश्किल है कि वो तरक्की पसंदी या जदीदियत में थे। लेकिन अगर हम उनकी मैं समझता हूँ उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी तनकीद को अगर हम समझना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। एक ये कि जो शमीम साहब थे वो सिर्फ अदब के आदमी नहीं थे। हम्म हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अदब को अपना ओढ़ना बिछोना बनाते हैं, लेकिन जो शमीम साहब थे उनका उनका जो एक विजन था वो फ़नून से हुआ था। वो तमाम फ़नून से दिलचस्पी रखते थे, मुसव्वरी से दिलचस्पी रखते थे, मौसीकी से रखते थे, थिएटर से रखते थे, यानी बिल्कुल आर्ट की जितनी एक फॉर्म्स हैं उन तमाम फॉर्म से उनका गहरा ताल्लुक था। दूसरी बात ये कि इस ताल्लुक की जो नौयत थी वो भी ज़हन में रखनी चाहिए। और उस ताल्लुक की नौयत जो थी वो थी कि उसकी जो जमालियात है और उसका जो विजदानी असर है वो उसको ज़्यादा अहमियत देते थे। यानी आर्ट इंसान की, वो समझते थे कि जो आर्ट है इससे इंसान जो अपना रिश्ता कायम करता है वो बिल्कुल पर्सनल रिश्ता कायम करता है। वो आर्ट के जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं या साइकोलॉजिकल हैं या दूसरे हैं वो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो आर्ट एक ज़ाती सतह पर इंसान की जो होल बीइंग है उससे कैसे एंगेज करता है, ये हमेशा उनकी दिलचस्पी का मौजू रहा। इसी से उनके मिजाज में दो और चीज़ें पैदा हुई, वो थी जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया अमरीन ने, कि वो तन्हाई और खामोशी, ये उनकी शख्सियत का बहुत हिस्सा थे। और यही तन्हाई और खामोशी, जो आपने ठीक कहा कि वो मजलिस में अगरचे बहुत आते थे, गुफ्तगू भी करते थे, लेकिन वो मिजाजन मजलिसी आदमी नहीं थे। मजलिसी आदमी हमेशा कंट्रोवर्शियल मौजूआत पर लंबी लंबी गुफ्तगुएं करता है। जी आप देखिए कि शमीम साहब ने
मुतनाज़े मौज़ूआत पे बहुत कम गुफ्तगू की है। अपना वो नुक्ता नज़र बिल्कुल रखते थे, लेकिन उस नुक्ता नज़र का इजहार निहायत शाइस्तगी के साथ और धीमे दलाइल के साथ वो किया करते थे। ये जो चीज थी वो तन्हाई और खामोशी वो उनको एक तरह से ले जाती थी उसके साथ, नेचर के साथ। ये भी एक बहुत अहम है। अगर आप फनून से दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनन आप नेचर से भी दिलचस्पी रखते हैं। तो फितरत के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता था, बल्कि आखिरी दिनों में जब वो अपने घर दूसरे घर मुंतकिल हुए थे तो उसमें वो उसमें बहुत खुश थे कि वो कहते थे कि अब मैं नीचे बैठता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर बैठता हूँ और यहाँ परिंदे हैं, दरख्त हैं, नदी। ये परिंदे, दरख्त और नदी, बल्कि वो कहते थे कि मैं किसी ऐसे शहर का तस्वुर तक नहीं कर सकता जिसमें दरख्त और परिंदे ना हो। बज़ाहिर ये बिल्कुल आम सी मामूली सी बात लगती है, लेकिन ये उनके मिजाज का हिस्सा थी और इसका असर जो था, उन्होंने जो तनकीदी तस्वुरात तश्कील दी उस पर बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है जब मैं इनकी किताब पढ़ रहा था जदीदियत की फलसफियाना असास, जिसको बिलाशुबा उन्होंने जो तनकीद की किताबें लिखी हैं उनमें 4-5 किताबें बहुत अहम हैं, जैसे जदीदियत की फलसफियाना असास और इसी का दूसरा हिस्सा नई शेरी रिवायत है, या ख्याल की मुसाफत है, या इकबाल पे 2 किताबें हैं, या गालिब पे है। तो उनमें जब उस किताब में खास तौर पर जब वो जदीदियत को डिफाइन करते हैं और मगरबी जदीदियत को, तो वहाँ उन्होंने वो उर्दू के वाहिद नक्काद हैं जिन्होंने उसको डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि जो एक जदीदियत का एक दूसरा वर्जन भी है जो एक मशरकी तस्वुर है, और वो ज़ैन बुद्ध मत। उन्होंने ज़ैन बुद्ध मत के बहुत से तस्वुरात को अपनी इस किताब में किया, लेकिन वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए। हमारे यहाँ जब भी जदीदियत का लफ्ज आता है, इस्लाह आती है, तो इससे फौरन हमारा जो ज़हन है वो मगरबी जदीदियत की तरफ चला जाता है, और फिर हमारे जो जज्बात होते हैं वो भी उसी तरह के हो जाते हैं जो मगरबी जदीदियत। लेकिन उन्होंने एक जदीदियत का हम कह सकते हैं कि मुतबादिल जो तस्वुर था वो मशरिक में से किया था, और ज़ैन बुद्ध मत, ज़ैन बुद्ध मत में भी खामोशी का बहुत तस्वुर है। आप देखिए कि जो शमीम साहब थे अपनी तनकीद में एक जुमला बार बार दोहराते थे कि अदीब का काम है कि वो अपने जमाने की जीती जागती जिंदगी को पेश करे। अब वो ये जीती जागती जिंदगी है, उसको पेश करने के लिए आपको किसी नजरिए की जरूरत नहीं है, वो आपको नजर आ रही है, आप उसको देखिए, उसको महसूस कीजिए और उसको अपने अदब में पेश कीजिए। यही जो डेली रियलिटी है ये आपको ज़ैन बुद्ध मत में मिलती है। ज़ैन बुद्ध मत किसी बड़े नजरिए को नहीं मानता, वो कहता है कि आप सिर्फ जो आम ऑर्डिनरी रियलिटीज हैं आप इनको देखिए। एक और बहुत ही जो फलसफियाना नुक्ता था जिसको शमीम साहब ने भी अहमियत दी, वो ये थी कि उन्होंने ये तकाबुल किया है कि ज़ैन बुद्ध मत में वो लैंग्वेज को एक तरह की इंटरवेंशन कहते हैं। वो कहते हैं कि आप डेली रियलिटी को जस्ट ऑब्जर्व विद, यानी बेयर अटेंशन का जो तस्वुर है वो ज़ैन बुद्ध मत में है। और वो जो अदब वो कहते थे और जो लैंग्वेज है जिसमें इंटरवीन करती है, तो लिहाजा वो शमीम हनफी साहब भी थे, वो अदब के उन तमाम मुतालियात में जिनमें जो लिसानी नजरियात है जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह, इनके इसलिए भी वो इनसे उनकी हम मांगी कायम नहीं हो सकी थी कि ये सारे लैंग्वेज बेस्ड थे। इसी तरह वो कहते हैं कि जब आप एक दफा उन्होंने एक वाकया लिखा है, कहते कि मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था, वो शाम को वॉक करते थे रामचंद्रन के साथ खास तौर पर, और दरख्तों के बहुत करीब जाते थे। कहते कि मैंने बड़ी जो पुराना दरख्त था उसको गौर से देखता रहा, तो मेरा एक दोस्त था, वो कहने लगा कि आपको ये दरख्त आप जानते हैं क्यों अच्छा लग रहा है? शमीम साहब ने कहा बस अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने पूछा शायद आपको इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये रिवायत की नुमाइंदगी करता है। तो शमीम साहब कहते हैं कि मैंने कहा मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये किसकी नुमाइंदगी करता है, मेरे लिए दरख्त बतौर दरख्त अहम है। यहाँ से भी आप देखिए कि वो इसी तरह का, उसको अगर आप देखिए कि वो अदब का जब मुताला करते कि डेली रियलिटी जो मौजूद है उसको पेश करें, और इसी वजह से उन्होंने जो स्याह फाम अदब था उस पर किताब सुहेल अहमद फारूकी के साथ मिलकर मुरतब की, लातीनी अदब पे लिखा, फिर रात शहर और जिंदगी इसमें पेश किया, कलकत्ता के शहर पे, पाकिस्तान और खासतौर उनके जो सबलाज है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, जो संग मील से किताब उनकी शायरी है जिसमें गुजरात के बारे में, बगदाद के बारे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। तो इस तरह उनका जो, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तनकीद जो थी वो बहरहाल जदीद तनकीद थी, लेकिन वो हम उनके मासरीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनके जो मासरीन थे वो अदब में मानी को ज्यादा अहमियत देते और मानी की इंटरप्रिटेशन को। शमीम साहब की जो तनकीद है वो अदब के तासुर को और अदब की जो विजदानी कैफियत है उनको, यानी शमीम साहब की तनकीद सिमांटिक से ज्यादा जो एक आप चलिए कि वर्ड से पैदा होने वाली पिक्चर और जो उसकी फोनोलॉजिकल साउंड्स हैं उनको ज्यादा अहमियत। वो कहते थे कि शायरी हमें इसलिए ये याद रहती कि उसमें कोई मानी है, वो कहते शायरी इसलिए है कि वो एक साउंड इमेज के तौर पर हमारे आती है, यानी उसमें आवाज भी और एक तस्वीर भी है, और वो हमारे रास्त बराह रास्त हम तक पहुंचती है।
तो इस तरह शमीम साहब का जाहिर है जिस जमाना शमीम साहब का था वो बड़े नकादों का जमाना था, और उन्होंने उन नकादों से बिल्कुल अलग असर किया। ये आपने ठीक कहा कि उनका एहतशाम हुसैन आलिम मसरूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी की वो फिक्री विरासत को लेके चले तो फिराक गोरखपुरी थे। फिराक गोरखपुरी का हिंदुस्तानी का तस्वुर था, वो उसको आगे लेके चले, और उनका जो तहजीब कहा, वो तहजीब को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। लेकिन वो तहजीब कहते थे वो तहजीब जो फनून से पैदा होती है। वो फारूकी साहब की तरह हिंद मुस्लिम तहजीब के ज्यादा कायल नहीं थे, बल्कि ये कहते थे कि क्लासिकी अदब जो होता है उसकी अहमियत, यानी क्लासिक अदब की जो तस्वुर शमीम साहब का था वो फारूकी साहब के तस्वुर से बिल्कुल अलग है। मैं को मुकाबला नहीं करना चाहता, सिर्फ फर्क बयान करना चाहता हूँ। वो कहते क्लासिक अदब इसलिए अहम है कि आज हमसे वो कैसे बात करता है, आज हमसे वो कैसे कलाम करता है, आज हमारे लिए उसकी क्या अहमियत है। सिर्फ ये नहीं कि उस जमाने में क्या अहमियत है, दूसरे लफ्जों में वो क्लासिक अदब की तारीखी से ज्यादा उसकी जो कंटेम्प्रेरीनेस है उसको ज्यादा अहमियत देते थे। तो बहरहाल अपने जमाने के एक मुमताज नकादों में रहे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक अलग नुक्ता नजर इख्तियार किया। अच्छा, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ जितना तफसील से लिखा गया उनके मुआसरीन के बारे में, जैसे नारंग साहब के बारे में, फारूकी साहब के बारे में या दूसरों के बारे में, तो शमीम साहब के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया। और उसकी बुनियादी एक वजह यह थी कि शमीम साहब की तनकीद लोगों को मुश्तइल नहीं करती थी। बाकियों के जो बहुत से नजरियात हैं वो इख्तलाफ पैदा करते थे, और इख्तलाफ को ऐसी जुबान में पेश करते थे जिससे लोग उसका जवाब देने पे, लिखने पे मजबूर होते थे। तो शमीम साहब जो थे, जो खामोशी और तन्हाई उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, यही खामोशी और तन्हाई एक तख्लीकी अंदाज में उनके आई है। ड्रामों में उनके यहाँ एग्जिस्टेंशियलिज्म जरूर आया है, शायरी में भी ये तन्हाई का जिक्र है। तमाशा उनके यहाँ बहुत एक अहम चीज है, और तमाशे की मैंने उनकी जब अबीजुरी लिखी अंग्रेजी में, उनमें खास तौर पर ये मुझे लगा कि जो तमाशे का तस्वुर है, और उनकी 2 किताबों के नामों में तमाशा आता है, और उनके अशार में मैं आखिर में एक शेर पढ़कर ये खत्म करना चाहता हूँ कि तमाशे का, उनकी जो आखिरी पैर की दस्तक है उसमें है कि जमीन से आसमां तक अपने होने का तमाशा है, ये सारे सिलसिले एक लम्हा फानी में रहते हैं। तो हम सब इसे लम्हा फानी में है, वो इसी लम्हा फानी से चले गए हैं, और एक दिन हम भी इसी लम्हा फानी से चले जाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर, बहुत अहम गुफ्तगू की आपने शमीम हनफी साहब के हवाले से। और यकीनन फ़िराक गोरखपुरी साहब पर बहुत लिखा शमीम हनफी साहब ने, और बावजूद इसके कि बाज़ नक़ादों की तरफ से फ़िराक गोरखपुरी साहब को उस तरह नहीं पसंद किया गया, लेकिन शमीम हनफी साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, और हसन अस्करी साहब के साथ उन्होंने भी कई ऐसी तहरीरें लिखी जिसमें उन्होंने दिफा किया फ़िराक गोरखपुरी साहब का। तो अपनी बात वो दो टोक करना जानते थे, और वही बात बहुत खूबसूरत बात है कि उन्होंने अपनी तनकीद में अपना एक अलग नज़रिया, अलग रास्ता और एक अलग उसलूब बनाया, और उसी पर वो कायम रहे, और उसको पसंद भी किया गया। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारा जो पहला शेरी मजमू आया उसका फ्लैप शमीम हनफी साहब ने लिखा था, और वो यही कहते थे कि मैं सिर्फ वो शायरी पढ़ता हूँ जो मेरा दिल या तो खींच ले या मुझे जीने का हौसला दे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुबीन मिर्ज़ा साहब, बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं, और हम सब जानते हैं कि जब शमीम हनफी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ या इंडिया में हों तो मुबीन मिर्ज़ा साहब का उनसे मुसलसल एक राब्ता रहता था, और एक करीबी ताल्लुक़ हम सब देखते रहे हैं और उसके गवाह हैं। मुबीन मिर्ज़ा साहब, हम सब जाहिर है कि जैसे हम हैं, रंजीत सिंह साहब हैं, तो हम लोग तो उनके बहुत जूनियर्स में थे, लेकिन उसके बावजूद हमसे बेइंतहा शफ़क़त से पेश आते रहे, और हम लोगों ने उनकी तहरीरों से ही नहीं बल्कि उनकी शख्सियत से भी और उनकी गुफ्तगू से भी बहुत कुछ सीखा। फिर नासिर अब्बास नैयर साहब ने भी अपना तजुर्बा बयान किया। आपने शमीम हनफी साहब को कैसा पाया, और अब जब शमीम हनफी साहब हमारे दरमियान नहीं हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं कि ये खला क्या कभी पुर हो सकेगा? शुक्रिया डॉक्टर अंबर हसीब अंबर साहिबा। प्रोग्राम की दीगर शुरका इससे पहले जो गुफ्तगू कर चुके हैं उससे अंदाज़ा होता है कि शमीम हनफी साहब को हम लोगों ने अगरचे एक ही ज़माने में कमोवेश देखा है, लेकिन वाक़या ये है कि हमारे देखने के ज़ाविये बहुत अलग अलग रहे हैं। इसका सबब यकीनन ख़ुद हमारे अपने शख़सी रुझानात भी होंगे, हमारे अपने देखने का अंदाज़ भी होगा, लेकिन इसका एक बहुत बुनियादी सबब ख़ुद शमीम हनफी साहब की शख्सियत के मुतनव्वे रंग भी थे। वो ये बात जैसा कि इससे पहले आपने भी कही और दूसरे मुक़र्रीन ने, गुफ्तगू करने वाले लोगों ने, नासिर साहब ने और रंजीत सिंह चौहान साहब ने भी कही
कि हनफी साहब की शख्सियत के मुतअद्दिद पहलू थे। वो तख्लीकार भी थे, शेर भी कहते थे, ड्रामे भी लिखते थे, तराजिम भी उन्होंने किए और तनकीद भी उन्होंने लिखी। तो ये जो शख्सियत की मुख्तलिफ जिहाद थी, इन जिहाद से उनका तख्लीकी तनकीदी काम ही सिर्फ सुदूर नहीं कर रहा था, बल्कि उनके मिजाज की मुख्तलिफ कैफियतें भी ज़ाहिर हो रही थी। तो ये जो मुख्तलिफ कैफियतें हमारे सामने आती हैं, इनमें से हम अपने अपने अंदाज से जिस कैफियत की तरफ अपना खुद रुझान महसूस करते हैं, उसी की तरफ हम अपना दिल खिंचता हुआ महसूस करते हैं। शमीम हनफी साहब से मुलाकात तो बहुत बाद में यहाँ उस वक्त हुई जब आर्ट्स काउंसिल की इस कॉन्फ्रेंस में वो पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। आर्ट्स काउंसिल के वो मुस्तकिल जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में 12 कॉन्फ्रेंसेस में से गालिबन 2 कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हैं जिनमें वो नहीं आ सके, लेकिन 10 कॉन्फ्रेंसेस में वो शरीक हुए और गालिबन वो मुल्क से बाहर आने वाले लोगों में वाहिद आदमी हैं जो इतने तवातुर से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते रहे। तो अभी जैसा कि नासिर अब्बास नैयर साहब कह रहे थे कि ये उनका हक भी है, और आर्ट्स काउंसिल से जिस तरह का एक रिश्ता उन्होंने बना लिया था और आर्ट्स काउंसिल ने भी उनसे जिस तरह एक मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार किया था, इन दोनों रिश्तों की जहतों को सामने रखते हुए यकीनन शमीम साहब की कमी को जिस तरह महसूस किया जाएगा, उसमें जो इदारे खुसूसन ये महसूस करेंगे कि अगली कॉन्फ्रेंस में हमने अभी जो 13वीं कॉन्फ्रेंस गुजरी उसमें शमीम हनफी साहब फ़िज़िकली उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के 1 से ज़्यादा सेशंस में गुफ्तगू की। इसका मतलब ये वो 13वीं कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। तो अब जब हम देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि वो नहीं होंगे, तो एक अजीब तरह की कमी का एहसास होता है। ये ठीक है कि कोरोना के इस वबाई मौसम ने बहुत बड़े बड़े लोग हमसे ले लिए। अभी कल हमने मसूद अशर साहब की रहलत की खबर सुनी, बेहद अफसोसनाक खबर। इससे पहले हमें शम्सुर रहमान फारूकी साहब के जाने की खबर मिली थी। हिंदुस्तान के बड़े नक्कादों में ही नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के बहुत बड़े लोगों में से शम्सुर रहमान फारूकी साहब भी थे। और अब शमीम हनफी साहब भी उनके बाद जब गए और हमने देखा और एक नज़र दौड़ाई अपने दाएं बाएं, तो ये महसूस हुआ कि जिस तरह की हमाजहत शख्सियात हमारी अदब और तहज़ीब ने पैदा की थी और परवान चढ़ाई थी, उनमें जिस तरह के बड़े लोग पैदा हुए थे जिनकी मिसाल ख़ुद शमीम हनफी साहब भी हैं और बिलाशुबा शम्सुर रहमान फारूकी साहब भी, इस तरह की शख्सियात अब उसके बाद शायद पैदा नहीं हो रही। आप ये कह सकते हैं कि शायद वो सांचा अब इंसानी तहजीब में मौजूद नहीं है जो इस तरह की शख्सियात ढाल लिया करता था। शमीम हनफी साहब जैसी शख्सियात, उनकी तनकीद की बाबत नासिर साहब ने बहुत गुफ्तगू की और तफसील से गुफ्तगू की, मुख्तलिफ़ पहलू उनकी तनकीद के उन्होंने फोकस किए। लेकिन एक चीज़ और महसूस होती है, हमें एक ख्याल आता है कि अगर शमीम हनफी साहब के गुज़श्ता रुबा सदी के काम को पेश नज़र रखा जाए, खुसूसन 84-85 के बाद के उनके काम को पेश नज़र रखा जाए, तो हम ये देखते हैं कि उनकी तनकीद का बुनियादी ताल्लुक़ 2 चीज़ों में या 2 सतहों पर अपना इजहार करता हुआ नज़र आता है। एक सतह ये है कि उसमें उनके यहाँ माशरती रवैयों को बहुत अहमियत हासिल होती चली गई और वो ये समझते हैं कि कोई अदब अपने समाज का, जैसा कि नासिर ने भी कहा कि उन्होंने ये फ़िक्रा कई जगह 1 से ज़्यादा जगहों पे लिखा, ख़ुद फ़िक्शन के मुताले में लिखा, अफसाने के मुताले में, नावल के मुताले में लिखा, बल्कि ख़ुद नज़्म के मुताले में भी उन्होंने ये फ़िक्रा लिखा है। और अदब का जो रिश्ता वो समाज के साथ जोड़ते हैं और अपनी असली ज़िंदगी के साथ खुसूसन जोड़ते हैं, उस पर उनका इसरार
84-85 के बाद बिलखुसूस बढ़ता हुआ महसूस होता है। उसका एक सबब ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद की जो दुनिया है उसमें तशद्दुद का एक पहलू जो है वो ज़्यादा नुमायाँ होता चला गया, ग्रेजुअली हुआ है। बिल्कुल। यानी 84 का वाक़या ख़ुद हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ था सिखों के साथ, वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं, हम सब वाकिफ़ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ़ है। अच्छा, ख़ुद फिर हमारे यहाँ जिस तरह की सूरत हाल बनी थी उसको भी हम देख रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान के वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ख़ुद आप अमेरिका में ये देखिए कि वो तहरीकें जो इससे पहले चल रही थी, उनमें तशद्दुद का जो उन्सर पैदा होता है वो कितनी तेज़ी से नुमायाँ होता है, खुद अमेरिका में देखा जा सकता है। हमारे सामने पहली बार वाक़या तो यह है कि सार्थर ने अपने कोई 48 के बाद के ज़माने में ये कहना शुरू कर दिया था, यानी इस एतराफ़ का इजहार करना शुरू कर दिया था कि अदब माशरे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता, कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद सार्थर का ये कहना था कि अदब से हम अपनी खुशगुमानी को दूर ना करें, अदब तब्दीली बहरहाल लाता है, मिजाज पर असरअंदाज होता है, और ये तब्दीली इसलिए अहम है कि ये ऐसे लोगों के मिजाज पर असरअंदाज होता है जो माशरे के दूसरे ज़्यादा बड़े तबके पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसका मतलब ये था, ये अदीब शायर और फनकार लोग हो सकते हैं, एक मुसव्विर हो सकता है। अब शमीम हनफी साहब के काम की जो दूसरी जहत है वो हमारे पेश नज़र उस वक्त होती है जब हम गौर करते हैं कि उनके यहाँ वुसअत आती चली गई। नासिर साहब ने अभी कहा कि वो जदीदियत के नुमाइंदा थे, बुनियादी तौर पर जदीदियत की फ़लसफ़ियाना असास जो उनकी किताब है, जो उनका डिसर्टेशन है, जब वो पीएचडी कर रहे थे तो उसके हवाले से उन्होंने काम किया था। लेकिन वाक़या ये है कि उनके अंदर एक ज़माने तक तरक्की पसंद अदब की तरफ भी रुझान हमें उतना ही नुमायाँ तौर पे मिलता है और जदीदियत की तरफ भी मिलता है, लेकिन इसमें लुत्फ़ की बात यह है कि वो उतनी ही शिद्दत से मोहम्मद हसन अस्करी के भी कायल नज़र आते हैं, और फ़िराक के साथ और एहतशाम हुसैन के साथ तवातुर के साथ जो एक हवाला उनके यहाँ मिलता है, उस्लूब पे बात करते हुए, मौज़ूआत पे बात करते हुए, अदब की अप्रोच पर बात करते हुए, वो मोहम्मद हसन अस्करी का है। ये महज ये नहीं कहा जा सकता कि ये ओवरलैपिंग्स थी। शमीम हनफी साहब के यहाँ जदीदियत या तरक्की पसंद या अस्करी साहब जैसी फ़िक्र और अप्रोच के आदमी की तरफ झुकाव जो है, ये दरअसल अदब का वो वसी तनाजुर है जो शमीम हनफी साहब के यहाँ कायम हुआ था। और इस तनाजुर में हम ये देखते हैं कि फिर वो सिर्फ उर्दू अदब तक महदूद नहीं रहते। उन्होंने जो तराजिम किए हैं हम अगर उनको सामने रखें, और ख़ुसूसन जो आखिरी 8-10-12 बरसों में उन्होंने काम किया अगर हम उसको सामने रखें, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हिंदी अदब पर उन्होंने कितनी तवज्जो दी है, मलयालम के लिखने वालों पर किस तरह से दी है, कन्नड़ अदब के लिखने वालों पर दी है, बंगला अदब पर दी है, दुनिया के अदब पर तो ज़ाहिर है पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, वसीउल मुताला आदमी थे। उनका मुहाकमा ये बताता है कि वो मगरिब के अदब पे भी बात करते थे, मगरिबी फ़िक्र के हवाले से भी बात करते थे। लेकिन ये वसअत जो उनके यहाँ आ रही थी, इस वसअत का इजहार फिर हम ये देखते हैं कि वो अपने जूनियर मासरीन पर भी बहुत मुतवज्जे रहते थे। यहाँ आते हुए उनके लोगों से मुलाकात रहती थी, सीनियर लोगों के पास वो जाके यकीनन मिला करते थे, लेकिन उनकी कोशिश ये होती थी कि उनके 20 बरस 30 बरस बाद के जो लोग हैं अदब में आए हैं और जो काम कर रहे हैं और जो संजीदगी से काम कर रहे हैं और जिनके काम में उन्हें कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जिससे वो ये तवक्को रखते हैं कि ये आगे वाले ज़माने में अदब के वो लोग होंगे जो एक अदब की पुरजोश आवाज़ के तौर पर, अदब की एक गूंजदार आवाज़ के तौर पर सुने जाएंगे और पढ़े जाएंगे, तो उन लोगों पर उनकी तवज्जो खुसूसन होती थी। उन्होंने अपने मासरीन पर भी लिखा, अपने सीनियर्स पर तो सभी लिखते हैं, इब्तदा में सभी लिखते हैं, अपने मासरीन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा और अपने जूनियर्स पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा। और ऐसे
ज़माने में, यानी जब नए लिखने वाले सामने आ रहे हैं और 8-10 बरस, 5 बरस, 7 बरस हुए हैं और उन्होंने ढूंढ कर उनकी तहरीरें पढ़ी हैं, उन पर लिखा है। तो शमीम हनफी साहब की तनकीद के ये जो दो पहलू हैं, एक तो उसकी वसत जहाँ पे नज़रियात और तसव्वुरात कमो बेश डाइल्यूट हो जाते हैं, तहलील हो जाते हैं और एक ऐसा मंजरनामा तश्कील पाता है जिसमें नज़रियात की वो अहमियत नहीं रहती जो एक नज़रियाती नक़ात क्या नज़र आती है, बल्कि असल अहमियत इंसानी तजर्बे की बन जाती है और उस तजर्बे की बन जाती है जो इंसानी एहसास की तश्कील करता है, जो ज़िंदगी को समझने में मुआवनत करता है और जो हमें यह बताता है कि अदब का इंसानी रूह पर असर किस तरह से होता है। तो ये शमीम हनफी साहब के यहाँ तनकीद में इस वसत की वजह से आया। और दूसरे, ये वसत उनके यहाँ अपने ज़माने में ज़बानों की सरहद को भी तहलील करते हुए नज़र आती है। बिल्कुल। वो पाकिस्तान में जितने मकबूल थे, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, हम सब जानते हैं और अदब की दुनिया में ये बात बहुत अच्छी तरह समझी जाती है कि उन्हें कोई हिंदुस्तान के नक़ाद के तौर पर हमारे यहाँ नहीं जानता। हम उर्दू के एक नक़ाद के तौर पर, उर्दू के एक दानिश्वर के तौर पर जानते हैं, एक ऐसे आलिम के तौर पर, एक ऐसे दानिश्वर के तौर पर जो ज़बानों में मोहब्बत के रिश्तों के फ़रोग़ के लिए काम करता है, वो सरहदों से बाला होना चाहता है। अभी यहाँ बात हो रही थी उस पर रंजीत सिंह चौहान साहब ने जो उनके आखिरी दौरे का जिक्र किया। अच्छा, ये हम सब ने महसूस किया उस दौरे में उन्होंने बिलखुसूस ये बात कई लोगों से कही है। रंजीत सिंह साहब अपना तजर्बा बता रहे थे, ज़िया ने भी बताया, जो ज़ियाउल हसन साहब ने बताया। अच्छा, फिर डॉक्टर तहसीन फ़राक़ी साहब से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये जिक्र किया कि भाई मुझे ये लगता है कि शायद मैं आखिरी बार पाकिस्तान आया हूँ। कराची में यहाँ पर आए, हम बैठे हुए थे, यहाँ आते थे तो बहुत वक्त उनके साथ गुजरता था और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत के वो नए मौज़ूआत पर बात करने के लिए, अदब के हवाले से बात करने के लिए और अदीबों से मिलने के मौके जब पैदा होते थे, उस वक्त कोई गुंजाइश निकले तो वो हमेशा ये चाहते थे कि कुछ वक्त हम उनके साथ गुजारें और ये उनकी शफ़क़त ही थी बिलाशुबा। तो उस मौके पर भी उनसे ये सुनने को मिला तो हमने इस पर बड़े ताज्जुब का भी इज़हार किया और कि नहीं आप ऐसा क्यों समझते हैं, लेकिन खुदा जाने ये कोई एक वहबी कैफियत थी या क्या था, लेकिन वो ये महसूस कर रहे थे कि शायद ये उनका पाकिस्तान आखिरी दौरा है और आखिरी 13वीं कॉन्फ्रेंस में वो शरीक नहीं हो सके। हालांकि इससे पहले जब उनसे बात हो रही थी तब उन्होंने किसी कदर आमादगी का भी इजहार किया था, इंतज़ामात भी हो रहे थे, अहमद शाह उनसे बराह रास्त राब्ते में थे और वीज़े की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शमीम साहब ने जैसे ये महसूस कर लिया था कि अब वो नहीं आ पाएंगे तो दोस्तों से उनके राब्ते की नौयत भी बदल गई थी। वक्तन फ़वक्तन फ़ोन पर उनसे पहले भी राब्ता रहता था, लेकिन अब ये होता था कि इस राब्ते की नौयत ये थी कि अचानक उनका फ़ोन आ जाता था, यानी 4 दिन बाद फ़ोन आ गया, हफ्ते बाद फ़ोन आ गया। अच्छा, हम खुद फ़ोन करने का सोच रहे हैं, हमारा जैसे एक फ्रीक्वेंसी होती है आपकी बात करने की, तो उसमें हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले शमीम साहब का फ़ोन आ गया। ये हमने इत्तेफाक से फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अरे भाई मैं आज ही सोच रहा था कि आपसे बात हो जाए। तो ये जो उनके अंदर एक ताल्लुक़ की तरफ खींचने का और मोहब्बत को खुद महसूस करने का और उस मोहब्बत को कन्वे करने का जो रवैया था, ये भी बहुत गैर मामूली था। तो शमीम साहब को याद करने के मुख्तलिफ हवाले ज़ाहिर है, अदब के भी हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के भी इतने हवाले हैं कि वो जो है कि यही सबब है कि रह रह के याद आते हैं, हज़ार तरह की निस्बत है रफ्तगा से मुझे। तो शमीम हनफी साहब उन्हीं लोगों में हैं जिनसे निस्बत के इतने हवाले होते हैं कि बार बार उनके याद आने, उनकी याद के ताज़ा होने के मामलात जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। वो यकीनन बड़ा काम करके गए हैं हमारे अदब में भी और हमारे समाज में भी, हमारे तालीम के शोबे में भी और अपने ताल्लुकात में, और जिन दिलों तक उनकी रसाई थी उन दिलों तक भी उन्होंने बाग लगाने और फूल खिलाने और मोहब्बत की बहारों को उन तक पहुंचाने में जो एक अपना शख्सी किरदार अदा किया है, वो उनको, उनकी यादों को बहुत दिन तक तरोताज़ा रखेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप मुबीन मिर्ज़ा साहब।
सच यही है कि शमीम हनफी साहब ने अपने इल्म से, अपनी काबिलियत से और उसके साथ साथ अपनी मोहब्बत से जो जगह हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में बना ली है, उसको फरामोश करना मुमकिन नहीं है। वो हमेशा लोगों को याद करते थे। एनी आपा का जिक्र बड़ी मोहब्बत से करते थे, बहुत हंस के बताते थे कि एनी आपा को लोगों के स्कैंडल सुनने में बड़ा मज़ा आता था। जब भी मैं जाता था तो पूछती थी और कोई नई खबर है, कुछ है, लेकिन हमने कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। तो वो सबके थे, चाहे कोई मुल्क हो, चाहे कोई ज़बान हो, चाहे कोई तबका हो, चाहे कोई नज़रिया हो, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका अपना एक मौक़िफ़ होता था वो उसको भी ज़रूर सामने रखते थे। अब हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे खालिद जावेद साहब को इंडिया से। उनका जिक्र बार बार रंजीत साहब ने भी किया और हम सब जानते हैं कि शमीम हनफी साहब से उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। खालिद जावेद साहब, आप शमीम हनफी साहब को याद करते हुए अब मज़ीद इस प्रोग्राम में उनके किस रुख पर रोशनी डालेंगे? कि शमीम साहब के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है जी। और मतलब कितनी नौयत की गुफ्तगू हो सकती है, कितनी जहतें, कितने डायमेंशन है। सबसे पहले तो मैं ये एक बात का इतराफ़ करता चलूँ कि शमीम साहब ना होते तो आज मैं शायद यहाँ बैठा हुआ और आप लोग मतलब यहाँ जो आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, ये मुझे हर किसी इनवाइट नहीं कर रहे और एक पौधे की तरह उन्होंने मुझे जो है वो लगाया जामिया के अंदर और सींचा बराबर, जिसको कहते हैं, उसकी तराश फराश की। तो मेरी जो जहनी तरबियत है शमीम साहब से मिलने से पहले और शमीम साहब से मिलने के बाद, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क। यानी शमीम साहब उन मतलब शख्सियात में थे जिनसे मिलने के बाद और जिनके साथ रहने के बाद आपकी पूरी शख्सियत बदल जाती और सोचने का ज़ाविया बदल जाता। मेरा उनका बहुत लंबा साथ भी रहा और बहुत शफ़क़त से उन्होंने मुझे नवाजा। मेरे लिए वो एक तरह के कहना चाहिए कि जैसे फादर फिगर होती है, हाँ, तो एक फादर फिगर की सी हैसियत थी। हम रोज़ाना शाम को, बस ये अभी 5-6 महीने ये जो निकले हैं अभी कोविड के, इसको अगर आप निकाल दें तो शाम को रोज़ाना वॉक पर जाते थे। उनको मॉर्निंग वॉक इतनी पसंद नहीं थी जितनी कि उनको इवनिंग वॉक। और मुझसे कहते थे कि पार्क में तो मजबूरन हम आसपास टहल लेते हैं, उनको लगता था कि बस्तियों में टहलिए। और ख़ास तौर से वहाँ एक बस्ती है हमारे यहाँ जामिया नगर के आसपास, जाकिर नगर। तो एक तरह से वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मिली जुली आबादी है। तो कहते थे भाई यहाँ टहलिए, यहाँ पे ज़िंदगी उबलती हुई नज़र आती है। और देखो भाई खालिद, रहना भी वहीं पर चाहिए जहाँ के हर तरह के लोग रहते हो। मैंने कहा हर तरह से क्या मतलब है आपका? तो उनका मतलब था कि जहाँ पे कि अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, ख्वानदा, ना ख्वानदा, हर किस्म के लोग रहते हो, उससे नफ्स आपका जो है वो मोटा नहीं हो पाता। अजीब व गरीब उनकी शख्सियत थी। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जामिया में चूंकि उनका अपॉइंटमेंट जब वो मतलब उनका जब भी अपॉइंटमेंट हुआ होगा, उसके बाद से उन्होंने जो मकबूलियत वहाँ हासिल की, मैंने ये देखा है कि रिटायरमेंट के बाद जब वो जामिया कभी कभी आते थे तो उनके पीछे पीछे सिर्फ प्रोफेसर हजरात ही नहीं, बल्कि वो तो कम, लेकिन मसलन माली और जो कैंटीन में काम करने वाले जो बच्चे हुआ करते थे, चपरासी, गार्ड, पुलिस, ये उनके पीछे पीछे चलने लगते थे और वो सबसे हाथ मिला मिला के सबकी खैरियत दरियाफ्त करते थे और रुकते थे। देखिए ये सारी चीजें वो हैं जिनका ताल्लुक कहीं जो कुछ उन्होंने लिखा है उससे मतलब बिल्कुल सीधा सीधा मुंसलिक है। एक जमाने में वो जामिया के वीसी भी हो गए थे। एक 2-3 महीने के लिए वो जामिया के वीसी हो गए थे और टेम्परेरी वीसी हुए थे। तो उस जमाने में जब वो जामिया से निकल के जाते थे अपने ऑफिस से, तो सामने जो गार्ड खड़ा होता था वो उनको देख के और बाकायदा माथे पे हाथ रख के फौजियों की तरह सैल्यूट कर। तो 2-3 दिन तक तो उन्होंने किया बर्दाश्त। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आप जो है ये आप मुझे देख के अपने जिस्म को जिस मज़ाक़ खेज़ अंदाज में हरकत देते हैं, इससे मुझे देखिए बहुत तकलीफ। ये एक अजीब व गरीब मामला, मतलब जितना कि इंसान उनके यहाँ इतना अहम था और उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं, इंसान बहुत अहम था, सादगी बहुत है, बहुत सादा इंसान थे। गुस्सा करते हुए तो कभी देखा ही नहीं गया। 22 साल का तो मेरा साथ है, साए की तरह साथ है मेरा।
मेरी हैसियत उनके घर में एक मतलब एक फर्द की तरह थी, तो मैंने घर का भी देखा है माहौल, और मैंने ऑफिस में भी उनको देखा है, अपने चैम्बर में भी मैंने उनको देखा है। तो वो एक सी कैफियत थी। लेकिन एक चीज आपको बताऊंगी, जब वो हमारे सामने बैठे बात कर रहे होते थे मजलिस में, जी ड्राइंग रूम में बैठ बात कर रहे हैं, तो वो कुछ और होते थे। लेकिन जब वो वॉक पे जाते थे और अकेले जब उनके साथ कोई वॉक पे जाता था, तो उस वक्त जो वो मतलब गुफ्तगू करते थे, वो उसकी नौयत बिल्कुल अलग होती थी। उसमें इतना फ्लो होता था और उसमें इतनी बातें होती थी कि मुझे अफसोस होता है कि उन बातों को मैंने जो था वो मतलब कभी रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो शमीम साहब की तो अभी आप सब लोगों ने सारी बातें कह दी। मुबीन मिर्जा साहब ने बहुत ही तफसील से जो बातें की, नासिर अब्बास साहब ने जो बातें की, आपने बातें की, तो उन बातों से अलग नहीं है मेरी भी बात। लेकिन मैं ये एक जगह उन्होंने, अगर उनकी तनकीद के हवाले से बात हो, तो आसिफ फारूकी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जी जो कि आसिफ फारूकी ने जो इंटरव्यू दिए हैं हर से मानो तू, उसके अंदर वो शामिल है। तो उसमें उन्होंने एक जगह ये जुमला लिखा है कि आसिफ, मुझे उस दिन से बहुत खौफ आता है जबकि हश्र में मुझे नक्कादों के मैदान से उठाया जाए। वाह वाह वाह। बड़ा मतलब ये मैं इसको की उनकी वो समझता हूँ कि की है, मतलब उनको समझने के लिए ये जो जुमला है ये एक कलीद की सी हैसियत रखता है कि आसिफ, मुझे उस दिन से बड़ा खौफ आता है जबकि हश्र में मुझे नक्कादों के दरमियान से उठाया जाए। क्या और उस पूरे को इंटरव्यू को आप देखिए पढ़ के, तो वो बिल्कुल जो तनकीद की जो एक आम रविश होती है, जो ठीक भी है, जो कि होना भी चाहिए, उस रविश से किस तरह उन्होंने अपने आप को अलग किया। मुझे लगता है कि उर्दू तनकीद के हवाले से मैंने खुद एक मजमून उन पे लिखा था, तो बड़े हंसे थे। उसका जो उन्वान था वो ये था कि उर्दू तनकीद का आउटसाइडर। तो मैंने तो मैंने कहा ये भाई आप तो वो बिल्कुल आउटसाइडर थे, क्योंकि उनकी जो तरजीहात थी वो हर हाल में इंसानी सरोकार। अभी बात की, अभी जो था नासिर अब्बास साहब ने भी बात की कि अगर कोई शेर, कोई नज़्म, कोई अफसाना उनको अपनी ज़ात से, अपनी ज़िंदगी से मुंसलिक नहीं नज़र आता था, या जो मजमूई इंसानी सूरत हाल थी उससे उसका कोई रिश्ता नहीं बनता था, कोई ताल्लुक अगर उससे उनका नहीं पैदा होता था, तो वो फिर उनके लिए सिर्फ पोइटिक टूल्स पे वो बात नहीं कर सकते थे। कभी सही कभी मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने टूल क्या इस्तेमाल करे गए किसी शेर में, या क्या प्लाट है, ये नहीं बात करते थे। वो एक मजमूई तासुर जो उनका होता था कि मतलब जैसा कि अभी आपने भी कहा, नासिर साहब ने कहा कि अदब का क्या असर पड़ता है इंसानी रूह पे, और तब्दीली का अमल कितने आहिस्ता आहिस्ता होता है, और आदमी किस तरह जो है वो धीरे धीरे अदब के जरिए बदलता जाता है। उसकी वजह ये भी है, जैसा कि ये बात भी नासिर साहब ने कही, मेरा ख्याल है कि मैं उन्हीं के बात को रिपीट कर रहा हूँ कि उनका ताल्लुक सिर्फ अदब से नहीं था। मुझसे तो उनकी बातें अदब पे होती नहीं, बहुत कम बातें। मुझे याद है कि 20 या 22 साल में बहुत कम मेरी उनसे जो भी गुफ्तगू हुई है वो शायरी पे या अफसाने पे या नावल पे तो बहुत कम हुई है, लेकिन मुसव्वरी पे बहुत हुई, पेंटिंग पे बहुत हुई। अच्छा, यहाँ जामिया में जो उनका हल्का था वो भी पेंटिंग्स का बहुत था। रामाचंद्रन थे, आपके परमजीत थे, जतिन दास थे, जो कि नंदिता दास, जो कि मतलब बहुत मतलब मशहूर एक्ट्रेस है यहाँ, उसके फादर थे। इनके साथ इनका उठना बैठना था। बाकायदा जो अखबारों के एडिटर थे, श्यामलाल का जिक्र वो बहुत करते थे, उनकी वो जो उनकी किताब थी उसका भी जिक्र उन्होंने बहुत किया। तो श्यामलाल का जिक्र करते थे, मुसव्विरों का जिक्र करते थे, म्यूजिक से बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा, हर तरह की म्यूजिक से दिलचस्पी थी, वो तो पॉप म्यूजिक से भी दिलचस्पी थी। और इस कल्चर बहुत लोग जानते हैं कि खुद भी उन्होंने जो थे वो मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीखे थे। आप अगर उनके घर पे जाएं तो उनके घर में दाखिल होने से पहले ही एक अलमारी में उनके हाथ के बनाए हुए जो हैं वो मिट्टी के बर्तन रखे हों। वाह। तो वो एक तरीके से जो कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है आर्ट की, तो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। वो किसी चीज को, अदब को किसी चीज से हटा के बाकी जो फनून लतीफ़ा की जो एक पूरी धारा कहना चाहिए, जो एक मतलब स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम के अंदर वो पूरी तरह अपने आप को जो थे वो बहता हुआ महसूस करते थे। और उसी तरह से उनका कहना यह था कि भाई मैं तो अदब इसीलिए पढ़ता हूँ कि मेरी रूह को इससे क्या मिलता है, अगर ये मेरी रूह पे कोई असर नहीं डालता तो इसमें लाख खूबियाँ सही। तो वो फिर जो थी खूबियाँ वो उनके लिए कोई माने जो थी वो रखती नहीं थी। माने से ज़्यादा जाहिर है कि वो
एहसास के ऊपर उनका जो था वो बहुत जोर था। दूसरी बात ये कि आपने अभी उनके जो लिखे हुए ड्रामे थे उनका जिक्र किया, आपने देखा ज्यादातर जो ड्रामे उन्होंने लिखे हैं वो रेडियो के लिए लिखे गए, जी रेडियाई ड्रामे हैं उनके, जैसे मिट्टी का ताकुब है, बाजार में नींद है, मुझे घर याद आता है, ये उनके ड्रामे हैं, ये सब रेडियाई ड्रामे। और रेडियाई ड्रामों में आवाज़ों की बड़ी अहमियत है, क्योंकि वहां तो सब कुछ आवाज़ ही के जरिए, मतलब आपको एक्टिंग करनी है, आवाज़ ही के जरिए आपको ये कहना चाहिए कि फेस एक्सप्रेशन भी आपको आवाज़ों के जरिए देना है, तो वहाँ आवाज़ रह जाते हैं या फिर मुकालमे। तो उसमें इनको मतलब शमीम साहब को आवाज़ों से कुछ गैर मामूली तौर की दिलचस्पी, और आपको मैं ये बताऊं कि वो ऐसी आवाज़ भी सुन लिया करते थे जो कि आम कान सुन नहीं। मुझसे अक्सर कहते थे कि रात में मुझे बहुत अजीब अजीब तरह की दूर दूर से आती हुई आवाज़ें, जो कि घर में और कोई उनको बिल्कुल मतलब सोच नहीं सकता उनके बारे में, वो मुझे आवाज़ें आती हैं, मैं उन आवाज़ों को भी सुन लेता हूँ। एक दिन तो मुझसे हंस के कहने लगे कि मैं तो ज़मीन के घूमने तक की आवाज़ को सुन लेता हूँ। तो मैं हंसा, तो बोले नहीं खालिद तुम यकीन करो, अब वो पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ हो, मुझे मगर लगता है कि दुनिया का पहिया घूम रहा है और ये इसके घूमने की आवाज़। तो रेडियाई ड्रामों के हवाले से अगर आप देखें तो जिनके जितने रेडियाई ड्रामे हैं उनके अंदर एक खास तरह का वजूदियत का रुझान मौजूद है, और कहीं कहीं वो ड्रामे एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और वो एब्सर्ड ड्रामे हैं और वो एग्जिस्टेंशलिज्म की भी नुमाइंदगी करते हैं। अब रेडियाई ड्रामे में ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप स्टेज के ऊपर तो किसी हद तक जो है वो एब्सर्डिटी को फिर भी दिखा सकते हैं, लेकिन रेडियाई ड्रामों में उन्होंने आवाज़ों के जरिए जो उसके मंजर लिखे हैं, जो फेड आउट और जो फेड इन का उनके जो कमाल है, अगर आप उनके ड्रामों को देखें तो वो अजीब व गरीब है। और वहाँ ये लगता है कि लफ्ज़ से ज़्यादा जो है वो आवाज़ अहम हो जाती है। लफ्ज़ के बारे में लाख बातें हम कहें, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही अहम हो जाती है, कि आवाज़ खुद अपने आप में एक ऐसा लफ्ज़ है या एक ऐसा लफ्ज़ हो सकता था जिसके कोई माने हमारे लिए अभी नहीं है, मगर शायद कोई माने हो, या जो आवाज़ के बाद का जो सन्नाटा होता है, उस सन्नाटे के अंदर भी कुछ लफ्ज़ या कुछ आवाज़ें छुपी होती हैं। मुझसे बार बार कहते थे कि सन्नाटा कभी भी मुतलक नहीं होता, खामोशी कभी भी मुतलक नहीं होती। तो मैंने उनके इस जुमले से बहुत कुछ सीखा। आप उनकी कालम निगारी को देखिए, एक तो उनका जो इंतखाब किया है, वो उनके कालमों का इंतखाब तो वो इत्तेफाक से मैंने ही किया है, जो उन्हीं का एक शेर से उसका उन्वान लिया गया है, ये किसका ख्वाब तमाशा है। तो ये उनके जो अदबी कालम उन्होंने एक ज़माने में लिखे थे, अगर आप उनको उन अदबी कालमों को भी गौर से पढ़ें, और जब मैंने पढ़ा तो उनमें वही सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो कि उनकी तनकीद में है, और वही इंसानी सरोकार, वही दर्दमंदी, और एक ख़ास किस्म की जो हिस्सियत कहते हैं, तख्लीकी हिस्सियत, अपने आप पे जो फितरत का रिश्ता है उसको, तो उनके अदबी कालम जो हैं उनके मौज़ूआत भी बिल्कुल ही अलग है। दिल्ली के जो बस सर्विस होती है उसके ऊपर उन्होंने कालम लिखा है, जो लोकल बस सर्विस होती थी। एक ज़माने में दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास एक बंदर जो था, वो लोगों के खाने के बर्तन जो था वो उठा के ले आता था, छीन के ले आता था वो बर्तन। उसके बारे में उन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा कालम लिखा है, और उसको किस तरह हमारे ज़माने की सियासत से मुंसलिक किया है, किस तरह उसके अंदर बहुत मीनिंग है। तो जो उनके अदबी कालम है उनमें एक ख़ास तरह का सिंबल है, एक ख़ास तरह की अलामत उसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जदीदियत की फ़लसफ़ाना असास जो है, उसको मैं तो जदीदियत को समझने के लिए मेरे लिए तो वो एक बाइबिल की तरह है, लेकिन उसके साथ जितने के हमअसर जो कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ीज़ थी उस ज़माने की, उसमें उन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म पे और मार्क्सिज्म के, वो तो मार्क्सिज्म को खुद भी ये कहते थे कि भाई जदीदियत का लफ्ज़ ना भी कहो, अगर ये उर्दू में हो गई ये जदीदियत, तो मार्क्स से बड़ा मॉडर्न तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अभी जो बात चल रही थी इसके बारे में कि भाई एक साथ तरक्की पसंद अदीब थे और एक साथ कि वो मार्क्स को बिल्कुल, वो तो कहते थे कि मॉडर्निज्म की जो भी शुरुआत हुई है वो तो मार्क्स के जरिए हुई है। अब ये और बात है कि उर्दू में जो है वो मॉडर्न होना अलग बात है, और ये कि जदीदियत के रुझान से खुद को मुंसलिक करके देखना, ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग बात है। तो अगर आप उसमें देखें तो जो उन्होंने
नई जमालियात के बारे में लिखा है, जी जो एक नई जमालियात हुई है पैदा। जदीदियत की फलसफान असास का एक पूरा चैप्टर जो है वो न्यू एस्थेटिक्स के ऊपर है, और वो बहुत अजीब व गरीब है, जिसमें उन्होंने जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की जमालियात को भी उन्होंने जो है वो उसमें बाकायदा सामने लाए हैं। सिर्फ वही जमालियात नहीं जिसका कि तस्वुर हमारे यहाँ मौजूद है रिवायती तौर पे, बल्कि उनका कहना है कि ये जो ज़माना जिस तरह बदला है और इस ज़माने में जिस तरह से नई नई इजादें हुई हैं, नई नई मशीनें हुई हैं, इनमें भी एस्थेटिक्स है। तो विज़न इतना बड़ा था, और मुझे तो लगता है कि मैं क्या कहूँ, चूँकि मेरा बहुत ज़ाती ताल्लुक भी था, इसलिए मैं बहुत सी बातें तो नहीं भी कर पाऊंगा। मुझे इतना याद है कि इंतकाल से 3 दिन पहले मेरी उनसे बातचीत हुई जी और उस बातचीत में भी कहीं से कहीं तक कोई मायूसी की कोई लहर नहीं थी, कोई कहीं दूर से दूर तक मायूसी की लहर नहीं। बिल्कुल तो अच्छा, एक बहुत बड़ी बीमारी से वो आप ये समझिए कि बेशक उसको उन्होंने शक्ल की थी, और उस बीमारी को शक्ल दे के वो आगे आए थे, तो कॉन्फिडेंस बहुत था वो। और एक ये था कि मुझे लगता था खौफ नहीं था किसी किस्म का, खौफ नाम की चीज उनके पास थी ही नहीं, मौत का खौफ भी नहीं था। यानी इतने बीमार थे वो, ऑक्सीजन लेवल जो था वो उनका लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने मुझसे बात की तो उसी तरह से बात की, और वहां भी मुझसे पूछा कि हाँ भी क्या लिख रहा हो आजकल, अब कोई नाविलावी लिख रहा हो कि नहीं लिख रहा हो। बस एक बात जरूर कही, पता नहीं हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, और ये कह के हंसने लगे। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, जिस तरह के एक मतलब मैं क्या कहूँ, एक वो जाइंट स्टार जैसे होता है, एक बहुत बड़ा जो रोशन सितारा होता है, वो उर्दू अदब के उफक पे मौजूद था, लेकिन हर जाइंट सितारे को बहरहाल एक ना एक दिन जाके तो ब्लैक होल के अंदर जाके उसको जाना ही पड़ता है, ब्लैक होल में जाकर ही तब्दील होना पड़ता है। तो हमको यही लगता है कि अब जो शमीम साहब हैं वो नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि शमीम साहब को देखे बगैर ये जो पूरी दुनिया है, ये मेरे लिए एक बदसूरत दुनिया बन गई है। नाउ इट इज अगली वर्ल्ड आफ्टर द सैड डिमाइस ऑफ शमीम हनफी। लेकिन बहरहाल इस दुनिया को बर्दाश्त करना है और उनकी यादों के साथ रहना है। उनकी तहरीरें हमेशा हमारी रहनुमाई ही करती रहेंगी। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, मेरे तो सोचने का ढंग ही बदला, इससे ज़्यादा मैं और क्या। बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब, आपने बहुत अहम गुफ्तगू की, और जाहिर है कि एक इतनी शफीक शख्सियत की बहुत यादें हम लोगों के पास जमा हैं, और समझ में नहीं आता कि इंसान क्या बात करे और क्या बात छोड़ दे, क्योंकि हर बात ही इतनी प्यारी है कि दिल चाहता है कि ये बात भी लोगों तक पहुंचाई जाए, इस बात का भी जिक्र हो जाए। तो हम समझ सकते हैं कि इस कलील वक्त में शमीम हनफी साहब जैसी बुलंद क़ामत शख्सियत पर गुफ्तगू करना कोई आसान बात नहीं है, और हम सब की खुशकिस्मती है कि आमतौर पे जो ऐसी बड़ी शख्सियात होती हैं उनकी शख्सियत में कुछ एक ऐसा उनसुर आमतौर पर आ जाता है कि लोग एक झिझक महसूस करते हैं उनके करीब होने में। लेकिन शमीम हनफी साहब मोहब्बत करने वाले आदमी थे, और उस मोहब्बत का इजहार भी बड़ी शफ़क़त के साथ करते थे, तो सब लोग उनसे बहुत क़ुर्बत महसूस करते थे, और बहुत सारी बातें उनके पास जमा हैं। एक ऐसी ही शख्सियत जो इस प्रोग्राम के आखिरी शरीक भी हैं, हमारे साथ लाहौर से इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। शमीम हनफी साहब के बहुत करीब रहे, बड़े देरीना ताल्लुकात रहे उनके, और शमीम हनफी साहब भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ है कि कल मसूद अशर साहब भी हम लोगों से रुखसत हो गए हैं, और वो भी हमारी इस शख्सियत से बहुत करीब थे, तो हमें अंदाज़ा है कि वो बहुत दिल गिरफ्ता हैं, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए। ज़ाहिर है शमीम हनफी साहब का हवाला ऐसा है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। असगर नदीम सैयद साहब इस वक्त लाहौर से हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। असगर नदीम सैयद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, और शमीम हनफी साहब से आपका जो मोहब्बत का, क़ुर्बत का, अपनायत का एक ताल्लुक़ था, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद जावेद साहब, रंजीत चौहान साहब, नासिर अब्बास नैयर साहब, मुबीन मिर्ज़ा साहब, अमरीन हसीब अंबर साहिबा, और जो लोग शरीक हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको आदाब करता हूं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आर्ट्स काउंसिल का कि एक तो उन्होंने शमीम हनफी की याद में हम दोस्तों को एक साथ बुलाया, और कुछ बातें हमने की, कुछ रह जाएंगी, कुछ हो जाएंगी,
वक्त मिला तो कुछ और हो जाएंगी। आज सुबह हुई शमीम हनीफी के दोस्त मसूद अशर को हम सुपुर्द खाक करके आए हैं, और मुझे याद है कि दोनों ही मेरे साथ होते थे जब लाहौर में होते थे। मेरे घर की कोई महफिल ऐसी नहीं, कोई खाना ऐसे नहीं जिसमें दोनों इकट्ठे ना हो। तो एक के मसूद अशर से मेरा 50 साल का ताल्लुक था और शमीम साहब से मेरा 37 साल का ताल्लुक था, 37 इयर्स। और ये ताल्लुक भी फैमिली का था, यूं नहीं कि महफिल में मिले या किसी अदबी तकरीब में मिले, यूं नहीं, घर से घर तक का था। मैं कई बार उनके घर ठहरा, कई बार फरमाइश करके खाने लिए, कई बार सफर किए एक साथ। खैर, बहुत सारी बातों को मैं नहीं समेट पाऊंगा, लेकिन जो बातें हुई हैं वो बहुत अहम है। मैं उन्हीं की ही कुछ चीजें बात करूंगा। जैसे खालिद जावेद ने, चूंकि वो बहुत करीब रहे हैं, तो उन्होंने जो उनके बारे में बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। रंजीत चौहान ने जो बात की कि आखिरी सफर की, बिल्कुल मेरे अंदर वो सफर अटका हुआ है। इसी आर्ट्स काउंसिल में मैं एक रात के लिए आया था, मैं और मेरा और मसूद अशर का एक ही कमरा था जिम खाना में जहां पर हम ठहरे थे। तो अगले दिन सुबह मुझे खास तौर पर कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, असगर अब मैं नहीं आ पाऊं, ये मेरा आखिरी सफर। अच्छा, उसका कोई मौका भी नहीं था। अच्छा, उसकी वजह बाद में मुझे समझ आई कि ये वो वक्त है जब उनको 15 दिन के लिए पाकिस्तान रहना, 7 दिन वो लाहौर में और फिर कंटिन्यू किया उन्होंने वहां। और ये वो वक्त है जब वो कैंसर को वाकई एक शिकस्त दे के तो आगे निकल रहे थे। खैर, मैं ये समझता हूं, मैंने कभी उनसे अदब पर बात नहीं की। मेरी जब भी बात हुई फनून पे हुई। ये बात, जो बात तनकीद की है खालिद जावेद ने, बिल्कुल दुरुस्त है। वो उस तरह के नकाद हैं ही नहीं। वो हिंदुस्तान की जबानों के आलिम थे, हिंदुस्तान की तमाम जबानों के अदब के मद्दाह थे और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और फनून के मद्दाह थे। इसलिए वो उसकी फिक्री इकाई में रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बेशुमार अदब पढ़ा, कन्नड़ी पढ़ा, बंगाली पढ़ा, पंजाबी पढ़ा, मराठी पढ़ा, तेलुगु पढ़ा उन्होंने, और सबके हवाले दिए और सबके तराजम के हवाले लेके आते थे कि ये मैंने ताजा पढ़ा। फिर अरुंधति राय को बार बार कोट करते थे, उसकी को भी, उसकी रेजिस्टेंस को भी। तो वहां मुझे उनके यहाँ वो रेजिस्टेंस वाला एक अदीब, जो पोजीशन लेने वाला अदीब भी दिखाई दिया, और वो पोजीशन भी ली उन्होंने कई कई जगहों के ऊपर। मैंने जो उनको देखा, उनका पूरा तहकीक, उसको कहें, वो तहकीक भी क्या है, वो यकरुखी है ही नहीं। वो एक तरफ से निकलती है तो दास्तानों में जा पहुंचती है, दास्तानों से निकलती है तो तारीख में जा पहुंचती है, तारीख से निकलती है तो थिएटर में जा पहुंचती है, थिएटर से निकलती है तो शायरी में जा पहुंचती है। ये वो उनका मुतालिया था, जो एक मुकम्मल तहजीब का मुतालिया जिसको हम कह सकते हैं, और उसकी एक फिक्री वहदत वो तलाश कर चुके थे और उसी में सांस ले रहे थे और उसी में लुत्फ उठाते थे। तो मेरा उनका जो 2-3 शगफ थे, उसमें मौसीकी और थिएटर पर हमने घंटों बातें की। ये नहीं कि मेरा चूंकि ड्रामे से ताल्लुक था या उनका ड्रामे से ताल्लुक था, ये नहीं। थिएटर चूंकि मैं पढ़ाता था तो उस बुनियाद पर मैंने सारा मुतालिया चूंकि कर रखा था, तो वो मुझे मजा आता था उनके साथ बात करके। जब वो वजीर तेंदुलकर की बात करते थे, बादल सरकार की बात करते थे, हबीब तनवीर की बात करते थे, गिरीश कर्नाड की बात करते थे, इब्राहिम अलकाजी की बात करते थे, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान का सियासी, समाजी, तहजीबी, सकाफती पस मंजर उस थिएटर के अंदर मौजूद था और उसी में वो रहना चाहते थे। और इत्तेफाक की बात है, 90 में पहली बार जब मैं और मेरी बेगम हिंदुस्तान पहुंचे तो हमारा मेजबान लखनऊ जा चुका था, क्योंकि हमारी फ्लाइट 6 घंटे लेट थी। तो चारा नहीं था, तो मैंने फोन किया, गजल ने उठाया
तो कहते हैं अंकल आप, मैंने कहा हाँ हम तो एयरपोर्ट पे हैं, रात के 11 बजे। तो मैंने कहा शमीम भाई कहाँ? कहने लगे वो थिएटर देखने गए हैं। देखिए, यानी ये पहली बार हम उतर रहे हैं और वो थिएटर देख रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाजा लगाएं। खैर, मेरा असल जो उनको दरियाफ्त करने का अमल था ना, वो कुदरती था कि जब पहली बार 83 में वो आए तो गजल साथ थी, सीमी साथ थी, सबा भाभी साथ थी, और किशोर वहीद ने प्रोग्राम बना लिया कि जी नारायण जाना है, कागान नारायण, और फिर नथिया गली, फिर मरी, और एक पूरा सिलसिला। मेरे पास छोटी गाड़ी थी, उसके पास भी छोटी गाड़ी थी, एक हमारे दोस्त के पास गाड़ी थी, 3 गाड़ियां निकली। खैर मैं पूरा सफर नहीं बताऊंगा, मुख्तसर उन्होंने इंतखाब किया मेरी गाड़ी में बैठने का। उसकी एक तो वजह गुफ्तगू मुकालमा, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि मेरी गाड़ी में गजल गायकी की तमाम गुलकारों के कैसेट मौजूद, पाकिस्तानी खास तौर पर। गजल तो है भी ज्यादा पाकिस्तान में, आपको जानते ही। तो इकबाल बानो, मेहदी हसन, अमानत अली खान, यहां से लेकर जितने भी गजल गायक हैं, इकबाल बानो, ये सब मेरे पास थे। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा तो कोई मौका नहीं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला अब हम बाई रोड जा रहे हैं, जाहिर है ये 7-8 दिन का सफर है, तो म्यूजिक पे बात हो रही, म्यूजिक लगाओ, तो अचानक मैंने पठाने खान लगाया। अरे ये किधर से आ गया? मैंने कहा आप इसको जानते? क्या कर लो जानते हैं, मैं इसका मद्दा हूं। मैंने कहा कैसे? वाह। जितना आपका फोक है आपके पास, ये सारा पहले चला। उसमें तुफैल न्याजी भी था, रेशमा भी थी, अल्लन फकीर भी था, उसमें उस्ताद जुम्मन भी था। वो तो बस समझ लो खजाना हाथ लग गया। मैंने कहा पहले आप मुझे ये बताएं कि ये आपने सुने कहाँ? 83 की बात। कहने लगे भाई सुनना है तो सुन लो। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि रात 8 से रात 12 बजे तक वो दिल्ली में साफ सुनाई देता है। अरे वाह। तो उस वक्त रेडियो मुल्तान से ये म्यूजिक आ रहा होता है। तो मैंने मामूल बना लिया है कि मैं अब 8 से 9 या 9 से 10 मैं वो सुनता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो ये घर के लोग हैं। सो यहां से हमारा वो मुकालमा शुरू हुआ, और उनकी मौसीकी से जैसे जिक्र किया रंजीत ने भी और जिक्र किया खालिद जावेद ने भी, वाकई इसमें कोई बहस नहीं है। अच्छा, फिर मुसव्वरी का एक अलग सिलसिला है, उस पर भी बात होती थी, और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि मुझे इन नकादों में से ना उठाया जाए, क्योंकि ना वो रिवायती नकाद थे, ना वो मुदर्रिसाना नकाद थे, ना वो पेशावर नकाद थे, वो थे ही नहीं। वो तो तहजीब लिखते थे, मुआशरत लिखते थे, वो तो इंसानों की मामूलात में से बात निकालते थे। और जो जिक्र हुआ जाकिर बाग का, जहां मैं कई दफा गया और उनके यहाँ घर खाने का है, जाकिर बाग के जो घने दरख्त हैं, एक खालिद जावेद सुन रहा होगा, रंजीत तो मेरे साथ कई दफा गया उनके घर और इकट्ठे हमने खाना खाया। तो आखिरी बार रंजीत ने जब मुझे बुलाया था तो उसमें मुजफ्फर अली के साथ मुकालमा जब किया तो शमीम भाई साथ थे बैठे हुए, हम 3 का मुकालमा था इंतजार हुसैन पे। तो इतने घने दरख्त है कि दिन में भी वहां रात की तारीकी का समा होता है सड़क। तो मुझे खास तौर पर वो उतर के निकाल के कहते थे अब देखो तुम इस जगह को, मैं क्यों नहीं छोड़ रहा इसको, कि ये दरख्त है और इस पे पंछी हैं और इस पे तरह तरह के परिंदे हैं और इनकी आवाजें, सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता। तो वो बहुत उन्होंने इस सारी बातों का जिक्र किया। तो मैं ये समझता हूं जो उनका जितना भी काम है उसमें हिंदुस्तान की तहजीब के मद्दाह का काम है, और वो उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटियों को सैराब किया, अपने इल्म से शराबूर किया। मुझे कई बार मैं किस शहर में हूं, हैदराबाद दक्कर में, पता चला शमीम भाई आए हुए, कैसे उसी होटल में ठहरे हुए। मैंने कहा शमीम भाई कहने लगे एक वाइवा लेने आए और एक लेक्चर देना है। तो वो पूरा सफर में उनके पास पूरा शेड्यूल होता था पूरे साल का कि यूनिवर्सिटियों में उनको कब कब कहां कहां जाना है। तो ये हिंदुस्तान की तालीम का सबसे बड़ा इम्तियाज ही ये है कि जो डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स हैं उनको वो अपनी उस पे रखते हैं मकाम पे और उनसे फैज़याब होते हैं, और उनका पूरे साल का शेड्यूल उनको दे दिया जाता है।
शमीम साहब तो सफ़े अव्वल में थे, और उन्होंने फिर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में जो उन्होंने काम किया और जो हमने उनसे फैज़ हासिल किए, ये भी आप सबको मालूम है। तो मैं ये देखता हूं कि उनके यहाँ जो टाइम मैनेजमेंट थी कमाल की थी। उन्होंने, उनकी बेटियां और उनकी बेगम उनके दस्तों बाजू थे, काम बांटे हुए थे। बेटियां उनके काम किस किस जगह कहाँ क्या करना, टाइम मैनेजमेंट की कमाल, क्योंकि ना वो कहीं लेट होते थे, ना वो कहीं किसी को इनकार करते थे, ना उन्होंने फैज याबी के इस पहलू को नजरअंदाज कभी किया। तो मैं जितनी बार इंडिया गया, जितनी दफा जामिया गया या जहां जहां, तो शमीम साहब को मैंने, इवन पाकिस्तान हाई कमीशन के जितने भी डिनर्स होते थे जब हम वहां जाते थे, शमीम साहब जाहिर है सर मेहमान के तौर पर आते थे वहां। तो बल्कि एक दिन मुझे कहने लगे फोन पे, मैंने उनको कई बार बुलाया लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर्स के लिए, अलहमरा में लेक्चर्स के लिए, सबको पता है कि मेरे ख्याल 20 दफा वो आए, कभी इनकार नहीं किया। तो मैंने फोन किया, मैं कहा शमीम साहब वीजा आपको मिल गया होगा, क्योंकि मेरी हाई कमीशन बात हुई थी। कहने लगा अरे भाई वो तो पूछो ही ना। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा भाई मैं वो वीजा लेने गया तो उसने मुझे अंदर बुला लिया, चाय पिलाई, खाना का इसरार किया, वो आपका शागिर्द था। मैंने कहा जी मुझे मालूम है। तो कहने लगे कि अब मुझे उन्होंने कह दिया है कि अब आप वीजा लेने कभी नहीं आएंगे, आप सिर्फ पासपोर्ट भेजेंगे और हम आपके घर डिलीवर करें। और ये हुआ, ये हुआ, बारहा हुआ, खुद बड़ी खुशी से कहते थे। तो ये उनकी बड़ाई है, ये जाने उनका मकाम है, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, ये उनका मकाम है। तो बात ये है कि उनके इस सफर का, जिसमें जदीद शायरी के जितने बड़े वो पारक थे, मेरी शायरी पे भी बात करते रहते थे और उनको इसरार था कि तुम ड्रामों के तो हो गए हो लेकिन शायरी तुमने नहीं छोड़नी। खैर वो मैंने उनको, जब मेरा अधूरी कुलियात आई तो इंतजार हुसैन और मैं इत्तेफाक से हम दिल्ली में थे, तो मैंने कहा कि मैं किताब में लाया हूं, तो फोन किया, कहने लगे आज मेरी केमो थी लेकिन आप दोनों आ जाएं, बस दूर से, मैं कमरे में हूँगा लेटा हुआ, तो दूर से बैठ के बातें कर लेंगे। हम दोनों गए, सबा भाभी ने एहतमाम वगैरह किया, तो हम उनके कमरे के बाहर कुर्सियां लगा के बैठ गए। अच्छा किताब तो खैर छोड़े, तो उनको मिल गई। कहने लगे मैंने इंतजार साहब आपकी फरमाइश पर संतरे मंगवाए हैं, क्योंकि संतरे आपके यहाँ होते नहीं, तो यहाँ मौसम है आए हुए हैं, अब जनाब वो संतरे आ गए। तो यानी इस तरह से वो दोस्तों की चीजों को याद रखते थे कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या चीज किस मौके पर पसंद थी। तो एक आम इंसान की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से बिल्कुल एक मुकम्मल आदमी थे जो हर चीज को समझते। फिर गालिब इंस्टीट्यूट में चूंकि उनका अमल दखल था और हर साल गालिब इंस्टीट्यूट में जाना होता था मुझे, नासिर अब्बास बैठे होंगे उनको भी पता है, वो भी कई बार साथ गए हैं। तो वहां सदीकुर रहमान किदवाई के साथ टोपी पहने, क्योंकि सर्दियों में होती थी कॉन्फ्रेंस, टोपी पहने और अपना लंबा कोट पहने, रंजीत को पता है कि उनका वो कोट ब्राउन, वो पहने, मफलर लगाए, तो वो हर साल हम उन्हें वहां पर देखते और फिर बैठ जाते। कमगो थे ये तो आपको सबको पता है, तो धीमे धीमे बात करके सबका हाल पूछते। खास तौर पर अनवर सजाद का हाल जरूर पूछते। किश्वर नहीं तो अक्सर साथ होती थी, नहीं तो किश्वर का हाल जरूर पूछते थे। अनवर सजाद से उनको, और इंतजार का तो खैर आपको सबको पता है, चूंकि अनवर सजाद का आपको नहीं पता इसलिए। और अनवर के यहाँ, अनवर मेरे भी जाहिर है बहुत बहुत गहरे दोस्त थे, तो मुझे याद है अनवर सजाद की कोठी में जो पहला डिनर जब ये आए हैं 83 में, तो उन्होंने वो खाना किया था पूरे घर का, इनके फैमिली का। तो बेपनाह पाकिस्तान से वो, तो हमें तो लगता नहीं था कि वो हिंदुस्तान से आते हैं, हमें लगता था यहीं से किसी शहर से उठ के आ जाते हैं। क्या बात। और मैंने उनको दो बार कहा भी, मैंने कहा, कहने लगे यार ये एक हफ्ते का जो मसला है ना, ये क्योंकि फ्लाइट एक जाती थी बुध के बुध, तो ये मैंने कहा बात सुने, वाघा के जरिए से आए, इंतहाई आसान, भाई वो चला नहीं जाता, भाई वो एक लंबा, भाई हमें, ये अक्सर उन्होंने कहा
फिर एक दफा इसरार करके, खैर वो वाघा से जब कोई साथ था, रंजीत को पता होगा कि वो वाघा से आना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर वो एक दो दफा आए भी। तो कहते भाई हमें फ्लाइट में आसानी रहती कि इधर से गए तो उधर से बैठ गए। खैर, तो शमीम हनफी की अगर अदबी और इल्मी खिदमात में अब अपने बात को वाइंड अप करते हुए बात करूंगा, क्योंकि हमारे मसूद अशर भी बहुत बड़े अफसाना निगार थे और शमीम हनफी ने कई बार उनके अफसानों पे बात की और यहीं पे की और में कई नशिस्तों में की और वो की। तो शमीम हनफी की निगाह पूरे क्लासिकल अदब पे थी, आलमी अदब पे थी, हिंदी अदब पे थी और हिंदुस्तान की तमाम जुबानों के अदब पे थी। वो हर बार जब आते, भाई एक कन्नड़ी नॉवल आया है, भाई वो एक मराठी नॉवल है, वो फला, तो वो लेके भी आते थे और साहित्य अकेडमी ने सबका तर्जुमा किया और वो तराजम मौजूद थे। तो इस बुनियाद के ऊपर मेरा उनका रिश्ता ये रहता था कि हिंदुस्तानी जबानें हो और फनून लतीफ़ा हो, मौसीकी हो और थिएटर। तो बातें बहुत सारी हैं, मेरा ख्याल है कि मालूम नहीं कि मुझे कितना बोलना था कितना नहीं बोलना था। बहरहाल वो तो एक मुकालमा है, जारी रहे। बेशक, बहुत शुक्रिया अज़हर नदीम सैयद साहब। सफर था वो मुकालमा अभी तक मेरे अंदर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और यकीनन बातें रह भी जानी चाहिए ताकि हम इसी बहाने बार बार शमीम हनफी साहब को याद करते रहें, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों के दिलों में रहेंगे। तनकीद के हवाले से हमें भी एक बड़ा खूबसूरत उनका जुमला याद आ गया कि हम जब उनका एक इंटरव्यू कर रहे थे तो हमने कहा कि आजकल नक़ाद जो तहरीर लिखते हैं वो तो शायर की समझ में भी नहीं आती। तो उन्होंने बड़े मज़े से कहा कि शायर को समझने की ज़रूरत ही क्या है, नक़ाद बेचता ही क्या है तख्लीक़कार के आगे। तो शायर को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए नक़ाद से और जो जी में आए वही लिखना चाहिए। तो वही जो उनके मिजाज की बेखौफी थी वो उनकी हर जहत में, हर रुख में ज़ाहिर होती थी। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं असगर नदीम सैयद साहब कि आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए। खालिद जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुबीन मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं, और रंजीत सिंह चौहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप सब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हम सब ने मिलकर शमीम हनफी साहब को याद किया। यकीनन उनका काम, उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में भी रहेगी और आर्ट्स काउंसिल कराची में भी रहेगी। अहमद शाह साहब तो हमेशा ये कहते थे, पहला नाम उनके मुँह से निकलता था, शमीम हनफी साहब तो आएंगे। तो अब हमारी जो सफ़े अव्वल थी वो तो समझिए कि तकरीबन वीरान हुई जा रही है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। शमीम हनफी साहब, हम आज आपको याद कर रहे हैं उसी आर्ट्स काउंसिल में जहां बहुत मोहब्बत से, बहुत एहतराम से आपको बुलाया जाता था और आपसे हम सब बहुत मोहब्बत करते थे। आर्ट्स काउंसिल कराची की ये दरो दीवार हमेशा आपको याद करते रहेंगे, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई मौका हो, आप हमें याद आते रहेंगे क्योंकि आप हमारे दिलों में बसते हैं। अल्लाह ताला शमीम हनफी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। अंबरी हसीब अंबर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।